सोचो अगर पूरी इंसानियत का भविष्य एक बच्चे पर निर्भर हो और उस बच्चे का एक फैसला ये तय करे कि ह्यूमैनिटी जिंदा रहने के लायक है या नहीं। तो गाइस, आज मैं ऐसा ही एक सस्पेंस से भरा हुआ एनिमे लेकर आया हूँ जहाँ पर डीमन किंग्स, हीरोज और भी बहुत सारी रोमांचक चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। तब हम यहाँ पर एक लड़की एलिसिया को देखते हैं जो कि एक गांव में अपने फादर के साथ रहती है और वो एक मैप को देखकर अपने फादर से पूछती है कि आखिरकार उनकी कंट्री एथिया को छोड़कर बाकी सब कुछ ब्लैक क्यों है। तब उसके फादर उसे बताते हैं कि किसी को भी नहीं पता कि उस कॉन्टिनेंट के आसपास क्या है, क्योंकि चारों तरफ डार्क बीस्ट के 4 लॉर्ड राज करते हैं और अगर कोई भी उनके पास जाने की कोशिश करता है तो वो उन सभी को मार देते हैं। पर उनके कॉन्टिनेंट पर एक बहुत पुरानी कहानी है जिसके अकॉर्डिंग हीरोज में से एक हीरो किंग ऑफ हिडन के द्वारा दिए वेपन के जरिए चारों 20 लॉर्ड्स को हरा देगा और उसके बाद इंसानियत को पता लगेगा कि ये पूरी दुनिया कैसी दिखती है। तब एलिसिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और ये डिसाइड करती है कि वो भी एक दिन हीरो बनके उन बीस्ट को हराएगी ताकि वो जान सके कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। तब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिसिया बड़ी हो चुकी होती है और 12 हीरोज के साथ मिलकर साउथ के लॉर्ड क्लेविटीज को हराने जा रही होती है। तब हमें पता चलता है कि सभी हीरोज के पास अपने अपने वेपन्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है और वो सारे वेपन सिर्फ हीरोज को दिए जाते हैं ताकि वो डीमंस का सामना कर सके। तब वो लोग डार्क बीस्ट की टेरिटरी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर अचानक से डीमंस उनके कैरेज पर हमला कर देते हैं और वो सभी लोग प्लान बना के उन सभी डीमंस का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वो सभी हीरोज मिलके अपनी अपने पावरफुल वेपन्स की मदद से उन डीमंस को मारना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे जैसे क्लेविटीज की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनका सामना और भी ताकतवर डीमंस के साथ होता जाता है। तब वो लोग आखिरी में लूना माउंटेन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनके सामने वहाँ का राजा क्लेविटीज आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और क्लेविटीज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर क्लेविटीज पलक झपकने से पहले ही उनके लीडर को मार डालता है और एक एक करके बाकी लोगों को भी मारना स्टार्ट कर देता है। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। तब एलिसिया को एहसास हो जाता है कि क्लेविटीज शैडोज में से सब पर हमला कर रहा है, जिसके बारे में वो सबको बता देती है और किसी तरह क्लेविटीज के हमले से बचने लगती है। तब क्लेविटीज को भी उनकी ताकत का एहसास हो जाता है क्योंकि पिछले 1000 सालों से कोई भी उसके इतने करीब नहीं पहुंचा होता है। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर करने क्या आए हैं और वो ये डिसाइड करता है कि अगर वो वहाँ पर उसे डराने आए हैं तो वो इस चीज का जवाब खुद ढूंढ कर रहेगा। तब एलिसिया क्लेविटीज के सिंग पर हमला करने में कामयाब हो जाती है पर क्लेविटीज को तो उससे बस खरोच ही आती है और तब वो अपनी पावर से सबको मार डालता है। तब हमें यहाँ पर हिडन किंगडम दिखाया जाता है जहाँ से उन हीरोज को हथियार देकर भेजा गया था और तभी उस जगह पर क्लेविटीज हमला कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि हीरोज को उसी किंगडम ने भेजा था, तो इसलिए वो वहाँ पर उस पूरे किंगडम को खत्म करने आया होता है। तब किंगडम के सिपाही उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं पर उनके कोई भी हथियार उस पर काम ही नहीं कर रहे होते और वो सबका सफाया करते हुए महल की तरफ बढ़ने लगता है। तब क्लेविटीज के वहाँ पर पहुँचते ही किंग को एहसास हो जाता है कि हीरोज हार चुके हैं और उनका जो हथियार बनाने वाला मेथड है वो अभी भी क्लेविटीज को हराने के काबिल नहीं है। तब किंग उस जगह को सील करने चला जाता है जहाँ पर उन हथियारों को बनाया जाता है जिससे क्लेविटीज को हराया जा सकता है, क्योंकि उस किंगडम की सिर्फ रॉयल फैमिली ही है जिन्हें पता होता है कि उन हथियारों को कैसे बनाया जा सकता है और अगर उस हथियार को बनाने वाली जगह तबाह हो जाएगी तो कोई भी कभी भी डार्क बीस्ट को नहीं हरा पाएगा। तब यहाँ पर इंसानों के हथियार क्लेविटीज पर काम नहीं कर रहे होते, जिस वजह से क्लेविटीज को समझ में आ जाता है कि उन हीरोज के पास कोई स्पेशल तरह के हथियार थे और वो डिसाइड करता है कि वो इंसानों के ताकतवर होने से पहले ही उस जगह को तबाह कर देगा जहाँ पर वो हथियार बनते हैं। तब किंग उस हथियार बनाने वाली जगह को सील कर देता है और क्लेविटीज सब कुछ तबाह करते हुए किंग के पास पहुंच जाता है और किंग से पूछने लगता है कि आखिरकार ह्यूमंस किस तरह के क्रिएचर्स हैं और वो उसे मारना क्यों चाहते हैं और साथ में वो उसे एक धमकी देता है कि अगर उसे उसका जवाब पसंद नहीं आएगा तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, क्योंकि अगर कोई भी जिंदा रहा तो कोई भी उसे मारने के लिए उसकी जगह पर आ सकता है। तब किंग उसे कोई भी जवाब देने से मना कर देता है, जिस वजह से क्लेविटीज उसका सिर काट देता है और ये डिसाइड करता है कि अब वो आर्मी बनाकर पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। तब क्लेविटीज को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है जहाँ पर उसकी माँ
क्लिविटिस को उस बच्चे को बचाने के लिए कहती है और क्लिविटिस उसे बताता है कि उसने पूरी दुनिया को तबाह करने का डिसाइड कर लिया है, तो इसलिए उस बच्चे के जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। तब उस बच्चे की माँ क्लिविटिस को समझाती है कि वो बच्चा तो अभी अभी पैदा हुआ है, तो इसलिए उसका बाकी सबके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए उस बच्चे को बाकी सबकी गलतियों की वजह से नहीं मरना चाहिए। तब क्लिविटिस उसे बताता है कि चाहे उस बच्चे ने कुछ ना किया हो, पर वो एक दिन बड़ा होके उसके खिलाफ जरूर खड़ा होगा, तो इसलिए वो उससे पहले ही उसे खत्म कर देगा। पर अगर फिर भी उसकी माँ को लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है, तो उसे इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा। तब उस बच्चे की माँ क्लिविटिस को ये विश्वास दिलाती है कि चाहे वो इस टाइम इस चीज को प्रूफ नहीं कर सकती, पर एक दिन वो बच्चा खुद अपनी वर्दीनेस को प्रूव करेगा और मर जाती है, जिस वजह से क्लिविटिस उस बच्चे को जिंदा रखने का डिसाइड करता है और उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। तब हमें यहाँ पर एडिथिया कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर 5 ह्यूमनॉइड रेसेस रहती हैं, जिसमें से सबसे पहला है डंस, जो कि आर्किटेक्चर और टैक्टिक्स में माहिर है। दूसरे हैं ऑर्गिटस, जो कि हंटिंग और मेडिसिन में माहिर हैं, जिस वजह से वो फॉरेस्ट में रहते हैं। तीसरे हैं सेलेडन्स, जो कि पानी में रहने वाले लोग हैं, जिस वजह से उन्हें स्विमिंग और सी फेरिंग की स्किल आती है और वो बाकी किसी भी रेसेस से मिलना नहीं चाहते हैं। चौथे हैं बेंटी, जो कि बारबेरियन कैटेगरी में आते हैं, जो कि ताकतवर तो हैं पर कभी भी इकट्ठे काम नहीं करते हैं। और फिफ्थ है हेडियंस, जो कि बहुत पुरानी और मिस्टीरियस रेस है और वो रिफाइनिंग और फोर्जिंग मेटल्स में एक्सपर्ट है, जो कि अपने सारे वेपन्स आर्कनाइट से बनाते हैं, क्योंकि उनकी रॉयल फैमिली को ही पता है कि आर्कनाइट से वेपन कैसे बनाए जा सकते हैं। तब क्लिविटिस लूना माउंटेन वापस चला जाता है, जहाँ पर वो बच्चा बहुत ज्यादा भूखा होता है और क्लिविटिस उसे स्ट्रेंथ देने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा होता। तब क्लिविटिस उस बच्चे को एक गड्ढे में फेंक देता है, जहाँ पर बहुत सारे कीड़े उसे पूरी तरह से साफ कर देते हैं और वो उसे रोता हुआ देखकर ये समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार उसने उस बच्चे की माँ की बात क्यों मानी है। पर अब वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि उसी का जीवन ये डिसाइड करेगा कि वो कॉन्टिनेंट के सारे ह्यूमंस को मारेगा या फिर जिंदा रहने देगा। तब हमें यहाँ पर एलिसिया का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके फादर को किसी ने मार दिया होता है, पर तभी यहाँ पर एलिसिया को होश आ जाता है और हम देखते हैं वो दोबारा से जिंदा हो चुकी है। तब क्लेमिटिस एलिसिया को बताता है कि वो और उसके साथी मर चुके हैं, पर उसने उसे डार्क मैजिक से जिंदा कर दिया है, जिस वजह से एलिसिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि क्लेविटिस ने एलिसिया को जिंदा इसलिए किया होता है ताकि वो उस बच्चे को दूध पिला सके, पर उसे पता नहीं होता कि सिर्फ एक मदर ही बच्चे को दूध पिला सकती है, जिस वजह से एलिसिया को जिंदा करना बेकार हो जाता है। तब एलिसिया मरने की बातें करने लगती है, पर क्लेविटिस उसे बताता है कि जब तक उसके अंदर उसका डार्क इचर फ्लो करेगा तब तक वो मर नहीं सकती, और अब वो उस बच्चे को पालने में उसकी मदद करेगी, क्योंकि क्लेविटिस को नहीं पता है कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। तब क्लेविटिस की पावर की वजह से एलिसिया के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता, जिस वजह से वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और उसे बताती है कि अगर उसे उस बच्चे का पेट भरना है तो उसे पैसों से एक वेट नर्स को खरीदना पड़ेगा, जो कि उस बच्चे को एक माँ की तरह दूध पिलाएगी। पर क्लेविटिस के पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वजह से एलिसिया उसे उस माउंटेन का आर्कनाइट बेचने के लिए कहती है, जिसके लिए क्लेविटिस तैयार हो जाता है और शहर की तरफ जाने लगता है। तब एलिसिया उसे बताती है कि वो अपने इस भयानक रूप में नहीं जा सकता, जिस वजह से वो उस बच्चे को उसे देने के लिए कहती है। पर क्लेविटिस इस चीज के लिए नहीं मानता और अपनी बॉडी को ह्यूमन की बॉडी में कन्वर्ट करके उनके साथ शहर में जाने के लिए तैयार हो जाता है और खुद का नाम क्लेन और उस बच्चे का नाम लूना रख देता है। तब वो दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ एलिसिया लूना को नहला रही होती है और लूना जिस कपड़े में लिपटी होती है उससे एलिसिया को पता चलता है कि लूना हाइडन की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। तब यहाँ हाइडन पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है और यहाँ पर एक बंदा वहाँ के क्राउन प्रिंसेस और उनके बच्चे को ढूंढ रहा होता है। तब कुछ लोग हाइडन पर कब्जा करने आ जाते हैं ताकि वो आर्कनाइट से हथियार बनाने वाली टेक्निक को जान सके और बाकी लोगों को भी वहाँ पर एंटर करने से रोक सके। तब यहाँ पे एलिसिया क्लेविटिस को बताती है कि लूना रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, जिस वजह से एलिसिया को पता चलता है कि क्लेविटिस ने हाइडन का पैलेस तबाह कर दिया है और वहीं से उसे लूना मिला है और उसने ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने उस पर हमला किया था। तब एलिसिया उसे बताती है कि सभी लोग इस टाइम उस बच्चे को ढूंढ रहे होंगे क्योंकि उसे ही आर्कनाइट से वेपन बनाने के राज के बारे में पता है, जिस वजह से क्लेविटिस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ये डिसाइड करता है कि वो लूना को एक किंग बनाएगा और शैडोज से पूरे किंगडम पर कंट्रोल करेगा ताकि वो इस चीज को ऑब्जर्व कर सके कि उसे इंसानियत को खत्म करना है या नहीं। तब एलिसिया को एहसास हो जाता है कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो कि उसे नहीं कहना चाहिए था, जिस वजह से उसके लिए अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। पर अब वो उससे
लूना को छीन भी नहीं सकती है, और अगर और कोई भी लूना को उससे छीनने की कोशिश करेगा तो वो सब कुछ तबाह कर देगा, जिस वजह से वो अब से लूना की रक्षा करेगी ताकि क्लिविटिस दुनिया को तबाह ना करे। तब एक बंदा आके क्लैन के सिर पर हमला कर देता है, जिससे कि क्लैन बेहोश हो जाता है। तब एलिसिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि इतना बड़ा डीमन किंग इतनी आसानी से बेहोश हो गया, और तब वहाँ पर बाकी लोग भी एलिसिया को बेहोश कर देते हैं और उन्हें पकड़कर कहीं ले जाने लगते हैं। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लूना को विलेज की तरफ ले जाते हुए कुछ ऐसा होता है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि कुछ गुंडे एलिसिया और क्लैन पर हमला कर देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या क्लैन इन गुंडों को सबक सिखाएगा और क्या वो लूना के लिए एक वेट नर्स ढूंढ पाएगा। चलिए जानते हैं कि आगे क्या होता है। तो थोड़ी देर बाद एलिसिया को होश आ जाता है। तो आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया एलिसिया, लगता है हम लोग पकड़े गए हैं। पकड़े गए हैं? तो आखिरकार तुम क्यों शांत बैठी हो? चिंता मत करो, लूना सेफ है, तो इसलिए मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम एक हिट से बेहोश कैसे हो गए? तो क्या तुम ट्रांसफॉर्म होने के बाद ह्यूमन की तरह कमजोर हो गए हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो ये देखकर हैरान था कि ये बॉडी कितनी ज्यादा कमजोर है। अगर ऐसी बात है तो आखिरकार हम लोग भाग क्यों नहीं रहे हैं? इस टाइम मैं ह्यूमन फॉर्म में हूँ, और जब तक मैं लूना को किंग नहीं बना देता तब तक मैं किसी के भी सामने अपनी असलियत नहीं ला सकता, और ऊपर से यहाँ रहकर मैं इंसानियत को करीब से देख सकता हूँ। तो चलो अब एक्सप्लेन करो कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब एलिसिया उसे बताती है कि उन्हें कुछ लुटेरों ने पकड़ लिया है जो कि बहुत बुरे लोग हैं, और क्लैन को उन्हें देखकर इंसानियत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। तब वो सभी लोग उन गुंडों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बंदा भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर एक गुंडा उसे मार डालता है और उसकी एग्जाम्पल देकर सबको धमकी देता है कि अगर उनकी बात कोई नहीं मानेगा तो वो उन्हें मार डालेंगे। तब वो गुंडे एलिसिया को लेकर एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं और क्लैन को एक लड़की अपने पास बुला लेती है, और जैसे ही वो लड़की क्लैन के हाथ में एक बच्चा देखती है वैसे ही वो अपनी नौकरानी नेल को उस बच्चे को संभालने के लिए कहती है और साथ में उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए कहती है। तब वो लोग एलिसिया को लेकर अपने साथी व्रोको के पास चले जाते हैं, जो कि उन्हें खुद को बॉस बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि उनका असली बॉस ज़ज़क वहाँ पर नहीं होता है। पर वो सभी लोग इसके लिए मना कर देते हैं, जिस वजह से वो अपने गुलाम बैटी को दिखाकर उन्हें डराने लगता है, जिस वजह से उसके साथी डर जाते हैं। चलो अब थोड़े काम की बात कर लें। ए लड़की, मैंने सुना है कि तुम इन आर्कनाइट्स को लूना माउंटेन से लाई हो, पर वहाँ का राजा तो क्लिविटिस है ना, और ऊपर से मुझे पता है किंग ऑफ हिडान ने 13 हीरोज को अपने ताकतवर हथियारों के साथ क्लिविटिस के साथ लड़ने के लिए भेजा था, और उनमें से एक लड़की भी थी। और ऊपर से जिस बैटी को देखकर सब लोग डर जाते हैं, उसे देखकर तुम इतनी शांत खड़ी हो, जिसका मतलब तुम एक हीरो हो। तुम्हें पता है क्लिविटिस ने हाइडन के कैसल के ऊपर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो हम रेवंस के लिए बहुत अच्छी बात है। तब वो एलिसिया को रेड ब्लेड दिखाता है, जो कि बिल्कुल हीरोज के हथियारों जैसा लग रहा होता है, और उस हथियार को जो भी उठाता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। पर तब ब्रोको एलिसिया को बताता है कि उसके पास जो तलवार है वो फेक है, क्योंकि सिर्फ हाइडन की रॉयल फैमिली को ही आर्कनाइट से उन हथियारों को बनाना आता है। पर फिर भी बहुत सारे लोग बेवकूफी में उन हथियारों को खरीद लेते हैं, और अब जब हाइडन का कैसल तबाह हो चुका है तो वो इन फेक तलवारों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। पर असली पैसा तो वो असली हथियारों को बेचकर कमा सकते हैं, और उन हथियारों को पाने के बस दो ही तरीके हैं। पहला तो ये कि हिडन का किंग हीरोज को वो तलवार दे, दूसरा जिस जगह पर हीरोज मरे हो वहाँ से कोई उन हथियारों को चुरा कर ले आए, जिस वजह से ब्रोको एलिसिया से उसके हथियारों के बारे में पूछने लगता है। पर एलिसिया कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती, जिस वजह से वो अपने साथियों को एलिसिया से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहता है, जिस वजह से वो एलिसिया को खुशी के मारे वहाँ से ले जाते हैं। तब यहाँ डार्क वर्ल्ड का राजा वेटरों वाले काम कर रहा होता है, और सभी के बुलाने पर चुपचाप उन्हें सर्व भी कर रहा होता है, और वो किसी को भी कुछ इसलिए नहीं कह रहा होता है क्योंकि लूना को वहाँ पर दूध मिल गया होता है, जिस वजह से वो शांत रहने का डिसाइड करता है। पर उस जगह की मालकिन को क्लैन में कुछ गड़बड़ लग रही होती है, क्योंकि चाहे सिर पर सिंग होने की वजह से क्लैन एक ऑर्ग की तरह दिखाई देता है, पर उसका कलर और आंखें उनसे बिल्कुल मैच नहीं करती हैं। तब यहाँ कुछ लोग नेल को नीचे गिरा देते हैं और उसे सजा देने के लिए पकड़ कर ले जाते हैं। तब वो लोग उसे बहुत मारते हैं, जो बात क्लैन को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि नेल ने लूना को दूध पिलाया होता है और इसी वजह से वो उन दोनों को मार डालता है। तब क्लैन लूना को नेल को दे देता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगता है, ताकि वो इस बारे में जान सके कि क्या नेल वेट नर्स बनने के काबिल है या नहीं। तब नेल उसे बताती है कि वो उसी जगह पर पैदा हुई थी
और उन्हीं गुंडों के बीच में रही है। पर उसकी माँ वहाँ पर एक नौकरानी थी जिसे वहाँ के लोग बहुत तंग करते थे। पर जब वो 12 साल की हुई तब वो गायब हो गई और नेल को नहीं पता कि वो क्या भाग गई थी या फिर मर गई थी। तब उसके बाद लोगों ने उसकी माँ की जगह उसे मारना स्टार्ट कर दिया और उसे एहसास हुआ कि हमेशा से उसकी माँ उसे ही बचाती हुई आई है। और उसके बाद उस बार की ऑनर ने उसे अपने पास रख लिया, जिसके बाद से वो वहाँ पर काम करती है और बच्चों को दूध पिलाती है। मैंने तो सुना था कि दूध एक माँ ही पिला सकती है, तो आखिरकार तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मेरा कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तभी वो मर गया था, जिस वजह से मेरा दिल टूट गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं मर जाऊंगी। पर तब वहाँ पर मुझे एक बच्चे को दूध पिलाना पड़ा, जिस वजह से मेरे अंदर एक उम्मीद जाग गई। और अब जब यहाँ पर बच्चे आते रहते हैं तो मैं उन्हें दूध पिलाती रहती हूँ, ताकि मैं कम से कम इन बच्चों के काम तो आ सकूं। तब क्लैन को नेल की अच्छाई का एहसास हो जाता है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि वो उसे लूना की वेट नर्स बनाएगा और वो उसे वहाँ पर सब कुछ छोड़ के उसके साथ चलने का ऑफर देता है। पर नेल इसके लिए उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे वहाँ पर आने वाले बच्चों को दूध भी पिलाना होता है। तब यहाँ गुंडे एलिसिया को लेकर कहीं जा रहे होते हैं और जिस जगह पर वो होते हैं एलिसिया को उन्हें देखकर एहसास हो जाता है कि वो पुरानी आर्कनाइट माइन में है। तब यहाँ पर कुछ गुंडे एक नौकर को पानी के अंदर भेज रहे होते हैं ताकि वो पानी के अंदर से हीरो का हथियार निकाल सके और उसके बदले में वो उसे आजाद करने का वादा करते हैं, जिस वजह से वो आदमी बीच में कूद जाता है। पर जो उस पानी के अंदर मॉन्स्टर्स होते हैं उन्होंने तो हीरो को भी हरा दिया होता है, जिस वजह से वो उस बंदे को भी खा जाते हैं। आर्वेनेसिस वाटर के डार्क बीस्ट हैं, जो कि 300 साल पहले के फ्लड में यहाँ आए थे और इसी वजह से इस माइन को बंद कर दिया गया था। पर तब उस जनरेशन के सबसे ताकतवर हीरो कोड वार ने उनके साथ लड़ाई की, पर वो भी उनके सामने टिक नहीं पाया और उसका वेपन स्ट्रेन स्प्लिटर, जो कि वाटरफॉल को भी स्प्लिट कर सकता था, वो भी उसी पानी में समा गया। और अब तुम लोग उसी तलवार को पाने यहाँ आए हो। मुझे नहीं पता था कि उस तलवार का एक नाम भी था, तो इसका मतलब तुम्हारे हथियार का भी कोई नाम होगा ना? मैं तुम्हें वो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। और ऊपर से तुमने उस बंदे के साथ झूठा वादा किया था, क्योंकि अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते तो तुम उसे रस्सी से जरूर बांधते। तो वो लोग एलिसिया को चुप रहने का कहकर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ और भी लोग एलिसिया का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा ब्रिज के ऊपर छलांग लगा देता है, जो कि एलिसिया को छूने के लिए बेताब हो रहा होता है। मुझे कभी नहीं लगा था कि क्लैन ने जो मुझे कर्स दिया उससे मैं खुश भी हो सकती हूँ। तब एलिसिया अपने शोल्डर को डिसलोकेट कर देती है और अपने हाथों से उस बंदे को पकड़कर ब्रिज से नीचे कूद जाती है, क्योंकि क्लैन ने उसे बताया होता है कि वो उसके डार्क फ्लूइड के कारण मर नहीं सकती, जिस वजह से वो बिना डरे नीचे कूद जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते। गुंडों से बचने के लिए एलिसिया ने क्लैन पर भरोसा करके सुसाइड तो कर ली, पर क्या वो सच में दोबारा जिंदा हो पाएगी या फिर उसकी कहानी का ये अंत था? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ सारे गुंडे एलिसिया को मरा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं और वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं कि अगर उनके बॉस को इसके बारे में पता लग गया तो वो उन्हें मार डालेगा। तब यहाँ एलिसिया अभी भी मरी नहीं होती है और उसे अपनी गर्दन के नीचे कुछ फील नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से टूट चुकी होती है और उसका बहुत सारा खून भी बह चुका होता है। मैं अभी भी जिंदा हूँ, पर अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं यहाँ से जल्द ना निकली तो वो गुंडे फिर से यहाँ आ जाएंगे। चलो अब मेरी बॉडी मूव करो। तब अचानक से एलिसिया का ब्लड मूव करना स्टार्ट कर जाता है और तभी वहाँ पर क्लैन की एक छवि बन जाती है। तुमने बहुत सारा ब्लड लॉस कर लिया है बेवकूफ लड़की, इसी ब्लड की वजह से तुम अब तक जिंदा हो। अगर तुम्हारी बॉडी से ये ब्लड खत्म हो गया तो तुम मर जाओगी, पर जब तक तुम मेरे काम की हो तब तक मैं तुम्हारे अंदर ये मैजिकल ब्लड डालता रहूंगा और इस ब्लड की मदद से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पर तुम्हारे वो बॉडी पार्ट्स कभी वापस नहीं आएंगे जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो अगर ऐसी बात है तो आखिरकार तुम मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? क्या अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है? मैं तो बस तुमसे इस टाइम एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैंने लूना के लिए एक वेट नर्स को ढूंढ लिया है, जो कि गुंडों के साथ यहाँ पर पली बड़ी है और उसे देखकर मुझे लगता है कि ये लोग उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं उसे ऑफर दूंगा तो वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी, पर उसने मुझे मना कर दिया। आखिरकार ऐसा क्यों है? वो इस वजह से है क्योंकि उसकी नजरों में तुम एक स्लेव हो, जो कि उसे यहाँ से आजाद नहीं करा सकता। और ऊपर से यहाँ से अगर कोई भी भाग जाता है तो ये गुंडे उसे जिंदा नहीं छोड़ते हैं, जिस वजह से उसे मौत से डर लग रहा होगा। तो अगर तुम्हें उसे विश्वास दिलाना है तो तुम्हें इन गुंडों को मारना होगा, और ये तो तुम्हारे लिए काफी आसान होने वाला है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला कि मैंने लूना माउंटेन
छोड़ दिया है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है और कुछ लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं। और ऊपर से अगर किसी को पता लग गया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ तो मेरे प्लान में बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं। तो इसलिए तुम इन्हें मारोगी, क्योंकि एक हीरो पूरे गुंडों के ग्रुप को तो हरा ही सकता है ना। तो ये सुनकर एलिसिया हैरान हो जाती है और इसके लिए मना करने लगती है, पर क्लैन उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपने मैजिक ब्लड से उसे फिर से जिंदा कर देता है, जिसे देखकर गुंडे हैरान हो जाते हैं। तब एलिसिया की सारी हड्डियां दोबारा से जुड़ने लगती हैं, जिस वजह से उसे बहुत दर्द होता है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। तब वो गुंडे डिसाइड करते हैं कि वो उसे जबरदस्ती पकड़ लेंगे और उसे इस चीज के लिए मजबूर कर देंगे कि वो उन्हें वहाँ पर ले जाए जहाँ पर उसके साथियों के हथियार हैं। तब एक बंदा एलिसिया को कमजोर समझ के उस पर हमला कर देता है, पर एलिसिया अपनी बॉडी से उसकी तलवार को रोक लेती है और उसे मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देती है। तब एलिसिया ये डिसाइड कर लेती है कि उन गुंडों को सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, जिस वजह से वो उन्हें मारने का सोचकर अपने आप को बेड़ियों से आजाद कर लेती है और उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तब यहाँ पर हम क्लैन और लूना को देखते हैं। चलो अब नेहरू को ढूंढा जाए ताकि वो तुम्हारी वेट नर्स बनने के लिए तैयार हो जाए। और लूना तुम चिंता मत करो, एलिसिया बहुत ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो पहली ऐसी ह्यूमन है जो कि मेरे सिंह के ऊपर हमला करने में कामयाब हुई थी। तब यहाँ नेहरू वापस कारमे के पास चली जाती है, जहाँ कारमे को ये देखकर अच्छा लगता है कि नेहरू अभी भी ठीक है और वो उसे किचन को क्लीन करने के लिए कहने लगती है। तब कारमे ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि इतना मार खाने के बावजूद भी नेहरू इतने अच्छे मूड में है, तो इसलिए वो उससे इस बात की वजह पूछने लगती है। सिस्टर, क्या तुम बाहर से आई हो? इससे तुम्हें क्या मतलब है? मैं यहीं पर पैदा हुई हूँ, जिस वजह से मैंने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी है, तो इसलिए मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। तुम्हें मुझसे ये नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि जो भी वुमेन यहाँ पर आती है उनके लिए बाहर की दुनिया में कोई जगह नहीं होती है। और आखिरकार तुम मुझसे ये अचानक से क्यों पूछ रही हो? क्या तुम यहाँ से बाहर जाना चाहती हो? तब नेहरू कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये सोच रही थी कि काश मैं बाहर जा पाऊँ, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आखिरकार बाहर की दुनिया कैसी है। और आज मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि आज किसी ने मुझे बाहर जाने के लिए पूछा था। तब कारमी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, ऐसे सपने देखना बंद करो जहाँ पर लोगों को लगता है कि औरतों को अगवा किया जा सकता है, और जैसे ही वो औरतें उनके काम की नहीं रहती हैं तब वो उन्हें ठिकाने लगा देते हैं। और आखिरकार मुझसे पहले तुम जैसी बेवकूफ लड़की को बाहर जाने के लिए किसने पूछ लिया? मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तभी ब्रोको ने ये सब कुछ सुन लिया होता है और वो उनसे मिलने आ जाता है, जिस वजह से कारमी डर जाती है। तब हमें पता चलता है कि ब्रोको वहाँ पर इसलिए आया होता है ताकि वो लूना से मिल सके, जिस वजह से वो नेहरू को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब कारमी उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, पर वो ब्रोको के आगे कुछ नहीं कर पाती। आखिरकार अब कौन बेबीज को दूध पिलाएगा? तभी वहाँ पर क्लैन और लूना आ जाते हैं। क्या अब इसे दूध चाहिए? पर अब ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने वो सपना देख लिया है जो किसी को भी देखना अलाउड नहीं है। आखिरकार इसका क्या मतलब है? अब मैं तुम्हें इसके बारे में क्या बताऊं? तभी कार में क्लैन की आंखों में देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और क्लैन उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तब यहाँ ब्रोको नेहरू को लेकर एक केव में चला जाता है, जिसके बारे में नेहरू को आज तक पता ही नहीं चला होता, जिस वजह से वो उस केव के बारे में पूछने लगती है। ये पहले एक मैजिक और माइन थी और यहाँ पर ऐसी और भी बहुत सी माइंस हैं। तुम्हें पता है कि जो हम ऑयल लैंप से यूज करते हैं उसका ऑयल भी मैजिक और को डिसॉल्व करके ही बनाया जाता है, क्योंकि स्वॉर्ड बनाने के अलावा मैजिक और को बाकी चीजों के लिए भी यूज किया जा सकता है और मैंने उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की है। तब वहाँ नेहरू को किसी की हड्डियां दिखाई देती हैं और तभी वहाँ पर अचानक से अंधेरा हो जाता है, जिस वजह से नेहरू डर जाती है और ब्रोको को लैंप जलाने के लिए कहती है। तब ब्रोको जैसे ही लैंप को जलाता है वैसे ही नेहरू के पीछे बैटी खड़ी होती है। तुम्हें पता है जो मैंने रिसर्च की है उसमें मैंने मैजिक और के पाउडर को बहुत से अलग अलग लिक्विड्स के साथ मिलाया है, जिस वजह से मैं डीमंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। और ऊपर से आज तुमने हमें धोखा दिया है, तो इसलिए आज तुम बैटी का डिनर बनोगी। तब नेहरू वहाँ से भागने लगती है और बैटी उसे खाने के लिए उस पर हमला कर देती है। काश मैंने वो हाथ पकड़ लिया होता तो शायद मैं आज यहाँ से बच पाती। तभी उसे वहाँ पर लूना दिखाई देता है, जिस वजह से वो उससे माफी मांगने लगती है कि वो अब उसे दूध नहीं पिला पाएगी और बैटी उसे खा जाती है, जिस वजह से लूना रोने लगता है। रो मत लूना,
शिकार बनना और शिकार करना दोनों एनिमल्स और ह्यूमंस की नेचर है, और हम डीमंस भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, और यही रूल है जिस वजह से हम नेहरू का मरना नहीं रोक पाए। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये ट्रोल जिसका गर्व बहुत ज्यादा होता है, आखिरकार वो एक इंसान की बात क्यों मान रहा है। ये तो रूल्स के अगेंस्ट है ना। तब ब्रोको बैटी को क्लैन को खाने के लिए कहता है, पर बैटी क्लैन को देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी होती है, जिस वजह से वो उल्टी करके नेहरू को बाहर फेंक देती है, और क्लैन लूना और नेहरू को बाहर भेज देता है ताकि नेहरू अपने आखिरी समय में लूना के साथ अपना वक्त बिता सके और उसे अच्छा लगे। तब यहाँ ब्रोको बैटी को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो ध्यान देता है कि नेहरू और वो बच्चा गायब है, जिस वजह से उसे लगता है कि क्लैन एक मैजिशियन है। पर क्लैन को मैजिक के बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो टर्म अभी भी उस दुनिया के लिए नई होती है, जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। अगर तुम मैजिक के बारे में जानना ही चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें मैजिक के बेसिक्स ही बता देता हूँ। जो मेरे पास ये लिक्विड है, इसके अंदर मैजिक ओर्स, कुछ जड़ी बूटियां और पैरासाइट फ्लाइज के बच्चे हैं, जिसकी वजह से मैं किसी की सोचने की एबिलिटीज को कम कर सकता हूँ और उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। पर फिलहाल मैं इसके जरिए फीमेल ट्रोल्स को ही कंट्रोल कर सकता हूँ, पर एक दिन मैं डीमंस को भी कंट्रोल कर पाऊंगा, और यही मेरा मैजिक है। तब वो आग के साथ उस चीज को मिला देता है, जिस वजह से वहाँ पर धूल बनके वो चीज फैलने लगती है, और इससे बैटी फिर से ग्रोको के कंट्रोल में आ जाती है और क्लैन के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि क्लैन का खून निकलने लगता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एलिसिया ने मुझे मैजिक के बारे में नहीं बताया। तब यहाँ एलिसिया एक एक करके उन गुंडों को मारने में लगी होती है, और तभी हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके फादर उसे तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं, और वो अपने फादर से पूछने लगती है कि आखिरकार वो ताकतवर तलवारबाज कैसे बने। अगर तुम्हें ताकतवर तलवारबाज बनना है तो तुम कभी भी हेजिटेट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुम अपने अपोनेंट को मारने में हेजिटेट करोगी या फिर डर की वजह से हेजिटेट करोगी तो तुम्हारी तलवार की स्पीड और पावर कम हो जाएगी, जिस वजह से तुम उसे नहीं मार पाओगी। तो इसलिए अगर तुम्हें अपने दुश्मनों को मारना है तो तुम्हें बिना डरे आगे बढ़ना होगा। तब यहाँ गुंडों को एहसास हो जाता है कि एलिसिया कितनी ज्यादा ताकतवर है, पर तभी एक गुंडा उसकी तलवार को तोड़ देता है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि वो इतने गुंडों का सामना अकेले नहीं कर सकती, और अगर उसे उनका सामना करना है तो उसे एक अच्छी स्वॉर्ड चाहिए। और तभी वो ताकतवर तलवार को हासिल करने के लिए उस लेक की तरह भागने लगती है, जहाँ पर पुराने हीरो की तलवार होती है। तब सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं, जिस वजह से उन्हें लगने लगता है कि एलिसिया उसी लेक के अंदर जा रही है, पर उस लेक से पिछले 300 सालों से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया होता है, जिस वजह से उन्हें लग रहा होता है कि एलिसिया उसके अंदर छलांग नहीं मारेगी। तब एलिसिया एक एक्स को उठाकर थोड़ी ऊंचाई पर चली जाती है और कुछ रस्सियों को काट देती है, पर तब सभी लोग उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगते हैं। पर तभी एलिसिया एक और रस्सी को काट देती है, जिससे कि वो प्लेटफॉर्म गिरने लगता है और बहुत सारे गुंडे पानी के अंदर गिर जाते हैं, जिस वजह से पानी के मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। तब बचे हुए गुंडे नोटिस करते हैं कि एलिसिया वहाँ से गायब हो चुकी है, और यहाँ हम देखते हैं एलिसिया एक बैरल में घुसकर उस लेक की गहराई में जा रही होती है ताकि वो हीरो की तलवार को हासिल कर सके। इस टाइम मेरे पास एक एडवांटेज है कि मैं सफोकेशन से नहीं मरने वाली, और ऊपर से मैंने छलांग मारने से पहले बहुत सारी ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया है, तो इसलिए मुझे तब तक अपनी सांस रोक के रखनी होगी जब तक मैं इस लेक की गहराई में ना पहुंच जाऊं। पर हम देखते हैं उस लेक के अंदर एक और मॉन्स्टर उसका इंतजार कर रहा होता है, जिसके बारे में उसे पता नहीं होता। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आया होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं। एलिसिया तलवार को पाने के लिए पानी के अंदर तो कूद गई है, पर उसे नहीं पता कि एक खतरनाक मॉन्स्टर नीचे उसका इंतजार कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो उस तलवार को हासिल कर पाएगी, या फिर वो मॉन्स्टर उसे ऐसा करने से पहले ही खा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ एलिजा पानी के अंदर डूब रही होती है। मुझे लगा ही था कि ये आसान नहीं होने वाला, पर मुझे ये नहीं लगा था कि इसमें इतना ज्यादा दर्द हो सकता है। मेरा दिमाग धीरे धीरे सुन्न होता जा रहा है, और ऊपर से मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। चाहे मेरा दिमाग जानता हो कि मैं मरने वाली नहीं हूँ, पर मेरी बॉडी अभी भी जिंदा होने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द में है। पर मुझे ये सब कुछ सहना पड़ेगा ताकि मैं उस तलवार तक पहुँच सकूँ। तब एलिसिया एक जगह पर टकरा जाती है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि शायद वो लेक के बॉटम तक पहुंच चुकी है, और तभी उसे वहां पर हीरो की तलवार चमकती हुई दिखाई देती है, जिस वजह से वो अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस तलवार को पाने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि अगर वो एक बार उस तलवार को हासिल कर लेगी
तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बूस्ट हो जाएगी, जिससे कि वो वहाँ से आसानी से बाहर निकल पाएगी। तब हम देखते हैं जैसे ही एलिसिया उस तलवार तक पहुँचने लगती है, वैसे ही वहाँ पर रह रहा एक मॉन्स्टर अपनी आँख खोल लेता है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि वो इस टाइम एक मॉन्स्टर के ऊपर है, जिस वजह से वो और ज्यादा जल्दी जल्दी उस तलवार को पाने की कोशिश करने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर उस तलवार के साथ साथ एलिसिया को भी अपने मुंह में खींच लेता है। पर हम देखते हैं एलिसिया ने उस तलवार को हासिल कर लिया होता है और उसे अपने फादर की बात याद आ जाती है। एलिसिया, चाहे तुम्हारी बाजुएं एक आदमी की बाजुओं से कमजोर हो, पर तुम उनसे बेहतर तलवार की स्ट्रेंथ को बाहर ला सकती हो, तो इसलिए तुम एक बहुत अच्छी हीरो बनोगी। तब एलिसिया उस तलवार की पावर को यूज करती है और उस मॉन्स्टर के मुंह से आजाद होकर उस तलवार की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करने लगती है। पानी ने तो इस तलवार की पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, तो इसका मतलब वो हीरो इस एनवायरनमेंट में इसलिए हारा होगा क्योंकि ये मॉन्स्टर यहाँ पर रह रहा है। ये तो इतना बड़ा है कि इसे देखकर तो किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि ये इसी दुनिया का है। सुना है कि डार्क बीस्ट 10,000 सालों से भी ज्यादा जिंदा रह सकते हैं और वो काफी टाइम तक सोते रहते हैं, जिस वजह से उन्हें कोई नहीं देख पाता। तो इसका मतलब ये मॉन्स्टर भी यहाँ पर सो रहा था और गलती से किसी ने माइनिंग करते हुए इसे यहाँ पर उठा दिया, जिस वजह से उसे हीरो को भी नहीं पता था कि वो आखिरकार किसके खिलाफ लड़ रहा है और इसी वजह से वो हार गया। मैं बिना ऑक्सीजन के इसके साथ नहीं लड़ सकती, तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। तब एलिसिया फिर से उस तलवार की पावर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और ऊपर वाले मॉन्स्टर जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, वैसे ही वो उन्हें काटते हुए बाहर आ जाती है। तब वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है, जिस वजह से सभी लोग उसे देखकर डरने लगते हैं और वो मॉन्स्टर सब पर हमला कर देता है। तब एलिसिया उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को काटने लगती है, पर उसे एहसास हो जाता है कि वो अकेले उस मॉन्स्टर को नहीं रोक सकती, जिस वजह से वो वहाँ से भागने का डिसाइड करती है। तब गुंडे एलिसिया से मदद मांगने लगते हैं और उसे हीरो का फर्ज पूरा करने के लिए कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम इतना सब कुछ करने के बाद एक हीरो से मदद मांग सकते हो? और वैसे भी अब मैं कोई मामूली हीरो नहीं रही हूँ, मैं इस टाइम एक ऐसी चीज की स्लेव हूँ जो कि इस मॉन्स्टर से भी कहीं गुना ज्यादा खतरनाक है। तब एलिसिया वहाँ से भाग जाती है और वो मॉन्स्टर बचे हुए गुंडों को खा जाता है। यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को पानी चाहिए, तो इसलिए ये सभी लोग बाहर नहीं आएंगे। क्लैन चाहता था कि मैं गुंडों को मार डालूं और शायद अब ये पूरा हो चुका है। और वैसे भी जब तक ये चीज यहाँ पर है तब तक कोई भी यहाँ रहने की गलती नहीं करेगा। काश मैं इस मॉन्स्टर को हरा पाती, पर इस टाइम मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। तब यहाँ क्लैन को एहसास हो जाता है कि एलिसिया ने अपना काम पूरा कर लिया है। एलिसिया, तुम्हारे अंदर जो ब्लड है उससे मुझे पता चल चुका है कि तुमने काम पूरा कर लिया है, पर लगता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता था ना मैं किससे लड़ रही हूँ, तो आखिरकार तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? माफ करना, मैं यहाँ पर खुद प्रॉब्लम में फंसा हूँ। आखिरकार डार्क बीस्ट के लॉर्ड को कैसी प्रॉब्लम हो सकती है? मैं इस टाइम ह्यूमन फॉर्म में हूँ और मेरे सामने एक ऐसी टेक्निक आ गई है जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, और ऊपर से तुमने भी मुझे मैजिक के बारे में कुछ नहीं बताया। तो अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ ताकि मैं तुम्हें इसकी सजा दे सकूं। तब यहाँ क्लैन ने बैटी को हरा दिया होता है और ब्रो को अपनी मैजिक की मदद से वहाँ से बचकर भाग चुका होता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्लैन ने बैटी को इतनी आसानी से हरा कैसे दिया। तभी वो अचानक से नेल के साथ टकरा जाता है, जहाँ पर उसे लूना भी मिल जाता है। तब एलिसिया भागकर क्लैन के पास पहुँच जाती है और वहाँ पर बहुत सारी रेड स्मोक भी हुई होती है, जिसके बारे में वो क्लैन से पूछने लगती है। ये स्मोक नॉर्मल एनिमल्स के ऊपर काम नहीं कर रही है और तुम पर भी इसका कोई असर नहीं हो रहा। इसका मतलब यही है कि इसका असर सिर्फ डार्क बीस्ट पर होता है, और शायद यही वो कारण है जिस वजह से मैं अभी ना सूंघ पा रहा हूँ और ना ही कुछ सुन पा रहा हूँ। वैसे तो मैं ट्रांसफॉर्म होके सब कुछ उड़ा सकता हूँ, पर फिर ये पूरी की पूरी केव टूट जाएगी, जिससे कि लूना को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस टाइम वो कहाँ पर है। लूना को मैंने नेल के साथ भेजा था, पर नेल भी जख्मी होने के कारण उसे नहीं बचा सकती, तो इसलिए तुम्हें कुछ करना होगा। एलिसिया, तुम्हें इस मैजिक के बारे में पता है ना? मुझे इसके बारे में पता तो है, पर मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकती। मैजिक को यूज करने के लिए आर्कनाइट चाहिए, पर बहुत से लोग उसे एक मामूली पत्थर मानते हैं, पर जो आर्कनाइट को सीरियसली लेते हैं वो उस हिडन पावर को बाहर ला सकते हैं, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम तो सच में बहुत ज्यादा यूजलेस हो, तो लगता है अब हमें खुद ही जाकर उन्हें ढूंढना पड़ेगा। रुको क्लैन, अगर लूना मर गया तो आखिरकार तुम क्या करने वाले हो? मैं कुछ नहीं करूंगा, बस इतना होगा कि उसके बाद मेरा ह्यूमैनिटी में से इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मुझे पता ही था कि अगर लूना को कुछ हुआ तो ये पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा, क्योंकि सिर्फ लूना ही है जो इसे ऐसा करने से रोक रहा है। और तब वो लोग लूना और
नेल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर उन्हें आगे जाकर खून मिलता है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर नेल को कोई घड़ीस कर लेकर गया है। तब हम यहाँ देखते हैं लूना को बचाने के लिए नेल ने ब्रोको को पकड़ लिया होता है और ब्रोको चाहते हुए भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा होता और नेल को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। तब हमें थोड़ा टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूना के रोने की वजह से ब्रोको का वो लैंप टूट गया होता है, जिसके जरिए वो इस रेड स्मोक को बना रहा होता है और इससे ब्रोको को एहसास हो जाता है कि लूना के पास मैजिकल पावर है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से वो ये सोचने लगता है कि शायद लूना हीडन के रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और अब वो उसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। तब एलिसिया वहाँ पर पहुँच जाती है और ब्रोको को रोकने लगती है। तब ब्रोको उसे वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और उससे अपने साथियों के बारे में पूछने लगता है। तब क्लैन कहता है, वो सभी लोग डार्क बीस्ट का खाना बन चुके हैं। लगता है नेल ने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की है। तब ब्रोको उन लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर वो लोग उसके करीब आएंगे तो वो लूना की उंगलियों को काट देगा। पर क्लैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो अपने ब्लड के जरिए उसकी इंजरीज को ठीक कर सकता है। पर एलिसिया उसे ऐसा करने से रोक देती है और ब्रोको को हीरो की तलवार दिखाती है। ये हाइडन का खजाना है जिसे मैंने लेक की गहराइयों से निकाला है और तुम्हें यही चाहिए था ना, तो जाओ इसे उस दीवार से निकाल लो। पर इसे निकालने के लिए तुम्हें अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होगा और उस वजह से तुम्हें लूना को छोड़ना ही पड़ेगा। पर अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो चलो अब डिसाइड करो कि तुमने क्या करना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हीरो की तलवार को मुझे इतनी आसानी से दे रही हो। इसका मतलब यही हो सकता है कि ये बच्चा सच में हाइडन की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और तुम्हारी शक्ल देख के ये चीज कंफर्म हो रही है। पर इसे बचाने के लिए एक तलवार काफी नहीं है, तो इसलिए अगर तुम इस लड़के को बचाना चाहती हो तो जल्दी से बताओ, आखिरकार तुम्हारे उन 13 साथियों की तलवारें कहाँ पर हैं? वो सारी तलवारें लूना माउंटेन की गहराई में हैं और अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें उसे खुद हासिल करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं उसे जरूर हासिल करूंगा। तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं उन्हें नहीं हासिल कर सकता, पर तुम गलत हो। देखो मेरे पास ये इनविजिबिलिटी मैजिक है और ऊपर से मेरे पास रॉयल ब्लड का मैजिक भी है, जिससे कि मेरा मैजिक परफेक्ट हो सकता है। तब ब्रोको अपने और लूना के ऊपर मैजिकल पाउडर फेंक देता है और लूना को रुला देता है, जिस वजह से वो लूना के मैजिक की वजह से वहाँ से इनविजिबल हो जाता है और वहाँ से चुपचाप खिसकने लगता है। पर तभी एलिसिया उसके सामने आ जाती है और उसे बीच में से काट देती है। आखिरकार तुमने ये कैसे किया? क्या तुम मुझे देख सकती हो? बिल्कुल भी नहीं, पर तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। हम चाहे तुम्हें देख नहीं सकते पर कम से कम सुन तो सकते हैं ना। और ऊपर से लूना रो रहा है जिसका तुम्हें एहसास ही नहीं था और इसी वजह से तुम मारे गए। तब क्लैन लूना के ऊपर से मैजिकल पाउडर को हटा देता है, जिस वजह से लूना फिर से दिखने लगता है। तब एलिसिया लूना को बचाने के लिए क्लैन को फिर से नेल को जिंदा करने के लिए कहती है। मैं इस टाइम डार्क ब्लड को सिर्फ एक पर्सन पर ही यूज कर सकता हूँ और ऊपर से इसके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मिसिंग है। वैसे तो मैं उन्हें रिप्लेस कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता हमें इसके लिए इतना सब कुछ करना चाहिए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इसने आखिर तक लूना को बचाने की कोशिश की है और अगर मैं लूना की माँ होती तो मैं ऐसे ही पर्सन को अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए देती। पर फिर भी मुझे इसे बचाने के लिए डार्क ब्लड की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो इसलिए जब तक मैं इसे हील करूंगा तब तक तुम्हें मरना पड़ेगा। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं एक हीरो हूँ और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस करूं। तब क्लैन एलिसिया के अंदर से डार्क ब्लड को निकाल लेता है और नेल को भी दोबारा से जिंदा कर देता है, जिससे कि नेल के सारे बॉडी फीचर्स चेंज हो जाते हैं। शुक्र है कि तुम ठीक हो गई। तो इसका मतलब तुमने मुझे बचाया है। अगर तुम्हें किसी का शुक्रिया अदा करना ही है तो इस हीरो का करो। इसकी बॉडी सड़ चुकी है पर ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। तब एलिसिया फिर से जिंदा हो जाती है और उठते ही अपनी तलवार को ढूंढने लगती है। तब क्लैन नेल को लूना दे देता है और उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए नेल मान जाती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो। क्लेविटिस ने ब्रोको को मार दिया है और नेल को भी पूरी तरह से ठीक कर दिया है। तो क्या अब क्लेविटिस लूना के जरिए ह्यूमंस पर राज करके उन्हें समझ पाएगा या फिर उसके रास्ते में और भी मुसीबतें उसका ही इंतजार कर रही हैं? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब क्लैन एलिसिया से हीरो वाली तलवार को छीनकर अपने पास रख लेता है, जिस वजह से एलिसिया बहुत उदास हो जाती है। तब क्लैन उससे वादा करता है कि जब उसे उस तलवार की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो उसे उस तलवार को वापस दे देगा। तब नेल चलने की सारी तैयारी करके वहाँ पर आ जाती है और नेल को देखकर एलिसिया को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो इतना भार कैसे उठा पा रही है और वो ये सोच रही होती है कि क्या क्लैन ने नेल के बॉडी पार्ट्स को किसी ताकतवर बंदे की बॉडी पार्ट से बदल दिया है। तब एलिसिया को तलवार की जरूरत होती है और नेल उसे बताती है कि वरोको की डेस्क के अंदर तलवार
तलवारें पड़ी हैं, जिस वजह से एलिसिया एक्साइटेड हो जाती है और क्लैन से एक तलवार को लाने के लिए परमिशन मांगने लगती है, जिसकी परमिशन क्लैन दे देता है। हीरो कितनी क्यूट है ना। वो बहुत बड़ी बेवकूफ है, पर हाँ इसने सारे गुंडों को खत्म कर दिया है और अब ये जगह भी खाली हो गई है। तो क्या तुम इस जगह को मिस करो? मेरे पास इस जगह की कोई अच्छी मेमोरीज नहीं है, पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अपनी माँ के साथ रही, तो इसलिए इसे ऐसे खाली देखकर मुझे बुरा लग रहा है। तभी एक बंदा हवा से उन पर हमला कर देता है और यहाँ एलिसिया इस बात से बेखबर ब्रोको के डेस्क को छानने लगती है, जहाँ पर उसे कुछ पैसे, आर्मर और एक तलवार मिलती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है। पर तभी क्लैन उड़ते हुए उस कमरे में आ गिरता है, जिसे देखकर एलिसिया हैरान हो जाती है। ये बॉडी तो बहुत कमजोर है, मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी दूर उड़ के आएगी। तो उस पर हमला करने वाला बंदा भी वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर एलिसिया को समझ में आ जाता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से एलिसिया अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है। तब वो बंदा एलिसिया पर हमला कर देता है, जिससे कि एलिसिया को सिर्फ खरोच ही आती है और वो बंदा हवा में ही एलिसिया पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिन हमलों को एलिसिया अपने पूरी पावर से रोकने में लगी होती है। तब वो बंदा थोड़ा पीछे हटके हवा से एलिसिया पर हमला कर देता है, जिस वजह से एलिसिया उस घर से बाहर आकर गिरती है और वो बंदा भी एलिसिया के साथ लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। तुम सच में बहुत ज्यादा टफ हो, पर मुझे बस उस लड़के से मतलब है, तो इसलिए अगर तुम उसे छोड़कर यहाँ से चली जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे नहीं पता कि तुम उन गुंडों के साथ ही हो या नहीं, पर तुम एक हीरो को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। लगता है तुम सच में मरना चाहती हो। अगर ये काम नहीं किया तो मुझे हीरो की तलवार की जरूरत पड़ेगी। तब एलिसिया अपने माइंड के सारे थॉट्स को क्लियर कर देती है और बस उस बंदे को मारने के ऊपर फोकस करती है, जिससे कि उस तलवार की शेप बदल जाती है और एलिसिया एक ही बारी में उस बंदे के पास पहुंच जाती है। तब क्लैन एलिसिया को रोक देता है और क्योंकि एलिसिया क्लैन के ऑर्डर को मना नहीं कर सकती है, तो उसकी बॉडी अपने आप रुक जाती है और क्लैन मुक्का मार के एलिसिया को होश में ले आता है। इस बंदे ने मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हम पर हमला किया है और अगर मैंने तुम्हें रोका ना होता तो इस बंदे की लात तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती। तब हमें पता चलता है कि वो बंदा वहाँ पर ब्रोको को ढूंढते हुए आया होता है, क्योंकि उसे किसी ने बताया होता है कि वहाँ पर एक बंदा है जो कि डार्क बीस्ट को कंट्रोल करता है और नेल में से उसी डार्क बीस्ट की खुशबू आ रही होती है, जिस वजह से उसे लग रहा होता है कि वो क्लैन ही है जो कि डार्क बीस्ट को कंट्रोल कर रहा है। तब क्लैन को सारी बात समझ में आ जाती है, जिस वजह से वो नेल को बाहर भेज देता है। क्या मैं भी यहाँ से चली जाऊँ? नहीं, तुम यहीं रुको। और हाँ, ये बंदा एक डार्क बीस्ट है, ये एक पावरफुल इल्यूजन के इफेक्ट में है, जिस वजह से ये ह्यूमन फॉर्म में है और कोई भी इसकी ट्रू फॉर्म को नहीं देख पा रहा है। पर मैं इतना बता सकता हूँ कि ऐसा पावरफुल इल्यूजन एक ही डार्क बीस्ट परफॉर्म कर सकती है और वो है वेस्ट की लॉर्ड ज़ेविथियर। और हाँ, उसकी और क्लिविटीज की बिल्कुल भी नहीं बनती। तब वो डार्क बीस्ट गार्ड कहता है, आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता? तब क्लैन गार्ड को अपनी असलियत नहीं बताता और उसे ऐसे दिखाता है जैसे कि वो क्लेविटिस का सर्वेंट है। तब गार्ड भी अपने असली रूप में आ जाता है और उन्हें बताता है कि जैसे क्लेविटिस ह्यूमन काइंड को खत्म करना चाहता है, वैसे ज़ेविथियर भी ह्यूमन काइंड को खत्म करने के बारे में सोच रही है और वो उन्हीं का सर्वेंट है। तब गार्ड क्लैन को भी अपने डार्क बेस्ट होने का सबूत देने के लिए कहता है, जिस वजह से क्लैन अपनी एक पूंछ निकाल कर दिखा देता है। रुको जरा, यहाँ पर चल क्या रहा है? मेरे सामने दो ऐसे डार्क बीस्ट हैं जो कि ह्यूमंस की तरह दिखते ही नहीं बल्कि उनकी तरह बात भी कर सकते हैं, और मुझे पता नहीं था कि क्लेविटिस के अलावा भी कोई डार्क बीस्ट है। तो क्या इसका मतलब हम हीरोज गलत फाइट कर रहे थे? लगता है ये दुनिया जितनी मैं सोच रही थी उससे भी छोटी है। तब क्लैन एलिसिया का माइंड पढ़ लेता है और उसे बताता है कि बहुत से डार्क बीस्ट ह्यूमन फॉर्म नहीं ले सकते और ना ही बोल सकते, तो इसलिए उसे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। ज़ेविथियर के अलावा कोई भी डार्क बीस्ट ह्यूमंस के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। हम सभी लोग ह्यूमंस को कमजोर समझते हैं, तो इसलिए उनसे बात करना हमारे लिए बेइज्जती की बात है। तब गार्ड कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर मुझे ये बताओ कि आखिरकार एक हीरो तुम्हारे साथ क्या कर रही है? ये तो हमारे दुश्मन है ना? तब क्लैन कहता है, ये सच है कि ये एक हीरो है, पर इस टाइम ये मेरे स्पेल की वजह से मेरे काबू में, और इसके जरिए मैं ये सीख रहा हूँ कि ह्यूमंस कैसे जीते हैं, और जो बाकी दो हैं वो भी मेरी इसी में मदद कर रहे हैं। तो अब तुम बताओ कि आखिरकार ज़ेविथियर ह्यूमंस को खत्म करने के बारे में क्यों सोच रही है? जिस ज़ेविथियर को तो मैं जानता हूँ उसे तो ह्यूमंस को ऑब्जर्व करने में ज्यादा मजा आता है, और ऊपर से जो ऑर्गिटीज हैं वो तो उससे पूछते हैं। तो आखिरकार बदल क्या गया है? तब गार्ड उन्हें बताता है कि उसे 3 दिन पहले एहसास हुआ था कि कुछ डार्क बीस्ट के बच्चे गायब हो गए हैं और वहाँ पर उसे एक पोशन मिला था, जिस वजह से उसे लगता है कि ह्यूमंस इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए ज़ेविथियर ने उसे ह्यूमंस की दुनिया में इन्वेस्टिगेट करने भेजा होता है और उसे पूरी आजादी दी होती है कि अगर उसे अपनी थ्योरी पर विश्वास हो जाएगा तो वो ह्यूमनॉइड्स को खत्म कर सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ज़ेविथियर ने मेरे मास्टर से पहले ही ये सब कुछ सोच लिया। तब गार्ड कहता है, साउथ वाले माउंटेन
माउंटेन्स की तरफ भी कुछ डार्क बीस्ट के बच्चे गायब हुए हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर क्लूज को सर्च करते हुए आया हूँ। तो क्लैन कहता है, मुझे माफ कर देना, जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे हो उसे मैंने मार दिया है, और ऊपर से मैंने उस डार्क बीस्ट को भी मार दिया है क्योंकि उसने मुझ पर हमला किया था। पर मुझे लगता है कि डार्क बीस्ट के अलावा और भी बच्चे गायब हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक लड़की ने बताया था कि यहाँ पर कुछ बंदे टैलेंट के नाम पर वहाँ पर आए हुए बच्चों को ले जाते हैं, और उन लोगों से तो बड़ों को भी डरता है। तभी मैं सोचूं यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब नेल के जो 3 बच्चे थे उन्हें भी तुम्हें ने मारा है। हाँ, वो मैंने किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई किसी को बर्थ देता है तो उसे बेच दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक रूल है कि हम में से कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। पर नेल बेवकूफ थी। मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही, पर नेल ने मुझे बताया था कि वो भी यहाँ पर पली बड़ी है, तो इसका मतलब उसकी माँ ने भी उसे तब तक छुपा कर रखा था जब तक वो बड़ी नहीं हो गई। पर तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब क्लैन गार्ड को समझाता है कि डार्क बीस्ट और ह्यूमन के बच्चों को चुराना आपस में लिंक्ड है, और जिस टैलेंट को ये लोग ढूंढ रहे हैं वो मैजिक है। तभी एलिसिया को कुछ याद आता है जिसके बारे में क्लेविटीज उससे पूछने लगता है। मैं मैजिक यूज नहीं कर सकती, तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, पर मुझे लगता है ये उनका काम है। और वो लोग हैं जो कि मैजिक को वॉर में टूल की तरह यूज करते हैं, और इन्हें विजार्ड्स कहा जाता है। कुछ टाइम पहले तक तलवारों से लड़ाई लड़ी जाती थी, पर उसके बाद विजार्ड्स आ गए, और इस टाइम कौन जीतेगा और कौन हारेगा वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि उनके पास विजार्ड की पावर कितनी ज्यादा है। और पहली बार विजार्ड को बैटलफील्ड में लाने वाला बुलेट आर्मी का जनरल ड्रेल था, जिसे ड्रैगन स्लेयर भी कहा जाता है, और ये वही बंदा है जिसने मेरे डैड को मारा है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाइडम पर कब्जा करने के लिए बुलेट राज्य ने जनरल ड्रैग को आर्मी के साथ भेजा होता है, और एस्लिन की आर्मी उन्हें रोक रही होती है। तब हम यहाँ पर एस्लिन का कैंप देखते हैं, जहाँ पर हमें वहाँ पर उनका कमांडर रॉड दिखाया जाता है। वहाँ के कैसे हालात है मिगेल? हमारी एडवांस फोर्स खत्म हो चुकी है, और जनरल ड्रेल अपनी आर्मी के साथ साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस टाइम उनकी संख्या 50,000 है। तो इसका मतलब वो लोग सच में हाइडन पर कब्जा करना चाहते हैं, और हम लोग यहाँ पर सिर्फ 6,000 हैं, और हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते, और रीइंफोर्समेंट को आने में भी 3 दिन लगेंगे। ड्रेल की आर्मी इस टाइम हाई गेट की तरफ बढ़ रही है, और हाई गेट ईस्ट में बड़ा है और वेस्ट में छोटा, तो इसलिए अगर हम वेस्ट गेट से अंदर घुस जाएंगे तो हम गेट को सील कर सकते हैं, जिससे कि हमें उनसे लड़ने का मौका मिल जाएगा। पर इसके लिए हमें हाइडन का साथ चाहिए, और हमें अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं मिले। क्या ये बात सच है कि क्लेविटीज ने हाइडम पर हमला कर दिया है? अगर ड्रेल यहाँ पर आया है तो पक्का ये बात सच होगी, और उन्हें रॉयल फैमिली की उस फोर्स की तलाश है जहाँ पर वो जादुई हथियार बनाए जाते हैं, और अगर उनके हाथ वो लग गया तो जो हमारे पास जादुई हथियार है वो भी हमसे छिन जाएंगे। हिडन फैमिली का वो फोर्स बहुत पुरानी मैजिकल आइटम है, और जो भी लोग मैजिक पर रिसर्च करते हैं उनके लिए वो हासिल करना बहुत जरूरी है। तभी उन्हें एक खबर मिलती है कि हाई वॉल के ईस्ट का गेट खुल चुका है, और हम देखते हैं उसे खोलने वाला एक विजार्ड मेनार्ड होता है, जो कि ड्रेल का साथी होता है, और वो लोग हाइडन के वारिस को ही ढूंढ रहे होते हैं, जो कि इस टाइम क्लैन के पास होता है। और ऊपर से मेनार्ड को उन गुंडों की वजह से ये पता लग गया होता है कि क्लैन और उस हाइडन का रॉयल ब्लड कहाँ पर है, जिस वजह से ड्रेल उनके पीछे मेनार्ड को भेज देता है, क्योंकि वो उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विजार्ड होता है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं। अब एक और डीमन किंग ज़ेविथियर दुनिया को खत्म करने के बारे में सोच रही है, और ऊपर से यहाँ पर बुरुटो आर्मी ने भी हाइडन पर हमला कर दिया है। तो क्या क्लैन का प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, या फिर वो ज़ेविथियर और बुरुटो को रोकने में कामयाब हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब नेल क्लैन को कॉफी देके गार्ड के बारे में पूछने लगती है, और क्लैन उसे बताता है कि उसे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गार्ड उनकी बातों पर विश्वास करके अपनी जर्नी पर निकल चुका है। तब एलिसिया भी टाउन से पूछताछ करके वापस आ जाती है। क्लैन, हाइडन की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। बोरिटो किंगडम ने हाइडन पर हमला कर दिया है, और किंग के मर जाने के बाद कोई भी उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। मैंने सुना है कि एस्ली ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की है, पर वो भी नाकामयाब रहे हैं। आखिरकार एस्लिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? एस्लिन और बोरिटो किंगडम पुराने टाइम से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और इस टाइम एस्लिन मैजिक में बोरिटो किंगडम से पीछे है, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि जहाँ पर हाइडन की रॉयल फैमिली अपने मैजिकल वेपन बनाती है वो बोरिटो के हाथ लगे। और ऊपर से इस टाइम हाइडन में ऐसा कोई नहीं है जो कि उस मैजिकल वेपन वाली जगह को ऑपरेट कर सके।
क्योंकि हाइडन के किंग ने किंगडम के अंदर मैजिक को बैन कर रखा है, जिस वजह से वहाँ पर कोई भी विजार्ड नहीं है। तब नेल एलिसिया को भी कॉफी देती है, जिसे देखकर एलिसिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कॉफी बहुत ज्यादा रेयर होती है। तब नेल लूना को दूध पिलाने ले जाती है। तब एलिसिया नेल की तारीफ करने लगती है, जिस वजह से क्लैन को लगने लगता है कि शायद एलिसिया नेल को पसंद करती है, जिस वजह से वो एलिसिया को नेल की तरफ आकर्षित होने से मना करता है। तब एलिसिया इस बात से मना करने लगती है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और वैसे भी इस टाइम तुम्हें मेन इशू पर ध्यान देना चाहिए। तुम लूना को किंग बनाना चाहते हो ना, और जिस तरह के हालात है उस तरह तो हाइडन किंगडम बचेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने कैसर को उड़ा दिया है। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर बुरिटो हाइडन पर कब्जा कर भी लेगा तब भी मेरे प्लान में कोई चेंज नहीं आने वाला। तुम बात को समझ नहीं रहे हो। अगर बुरिटो ने हाइडा पर कब्जा कर लिया तो लूना कभी भी किंग नहीं बन पाएगा, और अगर किसी ने लूना को पहचान लिया तो वो लोग उसे पकड़ लेंगे। हाइडन के प्योर ब्लड के बच्चे बहुत ज्यादा रेयर हैं, तो इसलिए लूना को देखकर कोई भी पहचान जाएगा कि वो रॉयल फैमिली से है। और अगर हाइडन गायब हो गया तो लूना के पास इस दुनिया में रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हाइडन की रॉयल ब्लड लाइन में मैजिक और रिफाइनमेंट्स के सीक्रेट्स हैं, और बुरिटो किंगडम उसी चीज को हासिल करना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने ड्रैगन स्लेयर रेल को भेजा है, जिसने सिर्फ मेरे रिटायर फादर को मारने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। तो हम यहाँ पर पास्ट देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि एलिसिया के फादर स्वॉर्ड के मास्टर होते हैं और ड्रेल उनका दोस्त होता है, जिसने एलिसिया के फादर पर इसलिए हमला किया होता है ताकि वो जान सके कि उसका मैजिक कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। तब एलिसिया भी ड्रेल के साथ बदला लेने के लिए अपनी तलवार उठाने लगती है, पर उसके फादर इस चीज से मना कर देते हैं क्योंकि एलिसिया हीरो बनना चाहती होती है और ड्रेल के साथ लड़ाई करके वो कभी भी हीरो नहीं बन सकती, जिस वजह से एलिसिया के फादर एलिसिया से हीरो बनने का प्रॉमिस लेकर मर जाते हैं। तब एलिसिया क्लैन को हाइडन को बचाने के लिए कहती है ताकि उसका प्लान कामयाब हो सके। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं उस किंगडम को बचाने जाने वाला हूँ जिसे मैंने कभी डिस्ट्रॉय करने का सोचा था। तो अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम्हें यहाँ पर लूना और नेल को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो ऐसा लगेगा कि एक डीमन किंग ह्यूमन के साथ मिला हुआ है, जिस वजह से मेरा प्लान सामने आ सकता है। और वैसे भी अगर विजार्ड और ड्रेल डीमन के बच्चों को गायब करते हैं तो इस रीजन से मैं वहाँ पर इंटरफेरेंस कर सकता हूँ, और इससे मुझे विजार्ड्स की ताकतों का भी एहसास हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हें अपने फादर का बदला चाहिए, पर यह तुम्हारी लड़ाई नहीं है, और वैसे भी तुमने भी अपने फादर के साथ वादा किया है कि तुम ड्रेल के साथ नहीं लड़ोगी। मेरे फादर ने कहा था कि ड्रेल के साथ लड़ाई करने की वजह से वॉर हो सकती है, जो कि एक हीरो का रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। पर अब मैंने हीरो बनना छोड़ दिया है, और ऊपर से मैं बस एक लाश हूँ जो कि मैजिक ब्लड से चल रही है, तो इसलिए मैं अपने फादर का बदला ले सकती हूँ। आखिर का कौन डिसाइड करेगा कि तुम हीरो हो या नहीं? क्या स्वॉर्ड उठाने से तुम हीरो बन जाओगी या फिर डीमन को मारने से तुम हीरो बन जाओगे? बताओ, आखिरकार तुम हीरो बनना क्यों चाहती हो? मैं हीरो इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि मैं इस दुनिया को बड़ा कर सकूं। अगर ऐसी बात है तो तुमने नेल का वर्ल्ड तो एक्सपेंड कर ही दिया है, और इसका मतलब तुम एक हीरो हो। और वैसे भी मैंने तुम्हें कभी भी हीरो से क्विट करने का ऑर्डर नहीं दिया, तो इसलिए अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें करना क्या है। तब क्लैन अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से चला जाता है, और यहाँ बुरिटो की आर्मी हाइडन के किलों को उड़ाते हुए आगे बढ़ रही होती है। तब यहाँ एस्लिन किंगडम के सोल्जर्स अभी भी बुरिटो किंगडम की आर्मी का पीछा कर रहे होते हैं ताकि वो उन्हें रोक सके, और यहाँ पर वो बंदा भी बुरिटो आर्मी का पीछा कर रहा होता है जो कि लूना को ढूंढने हाइडन कैसल गया था। तब एलिसिया और नेल एक टाउन पहुंच जाते हैं जहाँ के लोग एक गुंडे को मार रहे होते हैं जो कि बुरुको का साथी होता है। तब एलिसिया नोटिस करती है कि नेल को अभी भी गुंडों से डर लगता है, जिस वजह से वो उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। तब वहाँ के लोगों ने बहुत सारे गुंडों को फांसी पर लटका दिया होता है। आज सिर्फ 9 ही गुंडे मिले हैं। लगता है जो उस माइन के अंदर जाइंट ऑक्टोपस की बात चल रही है वो सच है। आखिरकार इस किंगडम में चल क्या रहा है? और ऊपर से अब बुरुटो की आर्मी भी हमला कर रही है। अब हमें खुद ही इस टाउन को बचाना होगा, तो इसलिए सभी लोग हथियार उठा लो। तब एलिसिया नेल को उस टाउन के अंदर उसे हीरो कहने से मना करती है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके, और तब वो लोग एक होटल में चले जाते हैं जहाँ पर 2 लड़के उनसे पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि उनके पास हथियार होते हैं। पर तब उनकी माँ उन्हें समझाती है कि जिस तरह के हालात वहाँ पर हैं, उस वजह से सबके पास हथियार होना ही जरूरी है। तब वो लेडी अपने दोनों बच्चों को डांटने लगती है और अपना नाम कारी बताती है। इस बच्चे को देखकर लग रहा है कि ये हाइडन का प्योर ब्लड है, जिसे यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा रेयर है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार तुम्हारी सिचुएशन क्या है, और तुम्हारे आंसर पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा क्या करना। तब एलिसिया कहती है, हम लोग इस बच्चे के गार्ड्स हैं और हमें इसे किसी भी हालत में बचाना है। तब कारी
इस स्टोरी पर बिलीव कर लेती है, जिस वजह से एलिसिया कारी को पैसे देके रूम को हासिल कर लेती है। तब कारी अपने बेटों को उनका सामान रूम में पहुंचाने के लिए कहती है और जैसे ही वो लोग नेल के सामान को उठाते हैं उन्हें एहसास होता है कि वो कितना ज्यादा भारी है और वो दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से उस सामान को उनके रूम पर पहुंचाते हैं। तब नेल और एलिसिया रूम में आराम करने लगते हैं, पर तभी एक इंसेक्ट उन्हें खिड़की से देखने लगता है और हमें पता चलता है कि वो इंसेक्ट बोरिटो के विजार्ड मेयनार्ड का होता है, जो कि लूना को ढूंढते हुए अपने साथियों और इंसेक्ट के साथ वहाँ पर आ चुका होता है। तब नेल और एलिसिया लूना के पहले दांत को देखकर खुश हो रहे होते हैं और कारी उन्हें खाने के लिए बुलाने आ जाती है। तो एलिसिया खाना लेने नीचे चली जाती है, जहाँ पर सभी लोग क्लिविटीज और हीरोज की लड़ाई के बारे में बात कर रहे होते हैं और हीरोज की बुराई कर रहे होते हैं, क्योंकि वो क्लिविटीज को नहीं हरा पाए होते, जिस वजह से हाइडन का ये हाल हो चुका होता है। और अब वो लोग हाइडन में हो रही हर चीज का इल्जाम हीरोज पर लगा रहे होते हैं, जिस वजह से एलिसिया को समझ में आ जाता है कि हीरोज की वहाँ पर अब कोई इज्जत नहीं रही है, जिस वजह से वो अपने रूम के अंदर वापस जाने लगती है। पर तभी उसे कुछ महसूस होता है और खिड़की में से एक चीज वहाँ पर अंदर आ जाती है, जिसे जैसे एक बंदा टच करता है वैसे ही वो चीज बड़ी हो जाती है और वो एक इंसेक्ट होता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। ये कोई आम इंसेक्ट नहीं है, बल्कि ये लोग डीमंस के साथ रहते हैं, जिस वजह से ये डीमंस की तरह ही ताकतवर है। तो इसलिए मैं सबको यही सलाह दूंगा कि कोई भी यहाँ से हिलने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा किया तो ये बिना मेरे ऑर्डर लिए उस पर्सन को मार डालेगा। तब एलिसिया अपनी तलवार को बाहर निकालने लगती है, पर वो अपनी तलवार को रूम में ही भूल गई होती है। तब वहाँ पर एक पर्सन वहाँ से भागने की कोशिश में उस घर से बाहर चला जाता है, पर बाहर खड़े इंसेक्ट्स उसे मार देते हैं और हम देखते हैं उन इंसेक्ट्स ने उस टाउन को चारों तरफ से घेर लिया होता है ताकि वहाँ से कोई भी बाहर ना जा सके। तब कैरी मेयनार्ड से वहाँ पर आने का कारण पूछने लगती है। मैं बोरिटो आर्मी का सुप्रीम विजार्ड हूँ और मैं यहाँ पर ये वेरीफाई करने आया हूँ कि जो हाइडन का बच्चा यहाँ पर आया है उसके अंदर रॉयल ब्लड है या नहीं। तब एलिसिया को कमरे में से नेल के चीखने की आवाज आने लगती है और यहाँ हम देखते हैं मेयनार्ड के साथ एक और विजार्ड नाय आई होती है, जिससे अपने मैजिक से नेल को पकड़ लिया होता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आया होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते। मेयनार्ड लूना को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गया है और क्लैन भी उसे बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो क्या अब एलिसिया अकेले मेयनार्ड का सामना कर पाएगी या फिर मेयनार्ड लूना को उससे छीनने में कामयाब हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तो यहाँ ने की वजह से लूना रोना स्टार्ट कर देता है। क्या तुम बुलेट आर्मी के साथ हो और आखिरकार तुम सेकंड फ्लोर पर आई कैसे हो? तो ने कहती है, मैं बुलेट आर्मी की बहुत ताकतवर विजार्ड हूँ और मैं यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर कुल्हाड़ी की मदद से उड़कर आई हूँ। मैं अपनी पावर्स की मदद से आयरन से बनी हुई किसी भी चीज को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकती हूँ, जिसका मतलब अगर मैं इस एक्स को पकड़ लेती हूँ और इसे रिपेल करती हूँ तो मैं इसकी मदद से उड़ सकती हूँ। तब ने लूना को एक मेडिसिन खिलाने लगती है, जिसकी मदद से वो ये चेक कर सकती है कि किसी के अंदर मैजिकल टैलेंट है या नहीं, और अगर किसी के अंदर मैजिकल टैलेंट होता है तो उसकी आइज का कलर चेंज हो जाता है, पर अगर ऐसा ना हो तो वो मर सकता है। तब ने लूना को उस दवाई को जबरदस्ती खिलाने लगती है और नेल इसके लिए मना करते हुए जोर जोर से चीखने लगती है, जिस वजह से एलिसिया रूम की तरफ भागने लगती है और मेयनार्ड अपने इंसेक्ट की मदद से एलिसिया पर हमला कर देता है। हाइडन के बच्चे के साथ एक फीमेल स्पोर्ट्समैन। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और ना ही मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है, तो इसलिए अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। तो यार लूना उस दवाई को खा नहीं रहा होता और नेल अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही होती है। तुम्हारी ये कोशिश बेकार है, क्योंकि मेरी पावर एक गुस्से में आए बुल को भी रोक सकती है और यहाँ पर तो तुम्हें 2 आयरन बैट्स ने रोका है, जो कि 2 बुल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए तुम्हारी छोटी बाजुएं इन्हें नहीं रोक सकती। तब नेल को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन आयरन बैट्स को दूर फेंक देती है। तो यहाँ एलिसिया भी उस इंसेक्ट के हमले से बच चुकी होती है और उसे लात मारकर नीचे फेंक देती है। और तभी मेयनार्ड को याद आता है कि आखिरकार एलिसिया की असलियत क्या है। तब यहाँ ने बेहोश हो चुकी होती है और एलिसिया ये देखकर हैरान होती है कि नेल ने उन आयरन बैट्स को बाहर फेंक दिया है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा नेल, क्योंकि ये लोग लूना के पीछे हैं, तो इसलिए हमें लूना को तब तक बचा कर रखना होगा जब तक क्लाइंट वापस नहीं आ जाता। तब वहाँ पर बग्स आ जाते हैं और एलिसिया नेल को उस पर विश्वास करने का कहकर उस होटल से बाहर छलांग मारने के लिए कहती है। तब वो दोनों बाहर छलांग मार देती हैं और एलिसिया अपनी टेक्निक से उन सारे बग्स को काट देती है, जिस वजह से उन्हें वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। तब ने उन्हें पकड़ने के लिए एक्स से उन पर हमला कर देती है, पर बग्स के बीच में आने की वजह से वो दोनों बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। इन बग्स के रहते मैं आगे नहीं बढ़ सकती, तो इसलिए मुझे मेयनार्ड से कहकर इन्हें रोकना पड़ेगा। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा
कि आखिर वो लड़की इतनी ताकतवर कैसे है। तब एलिसिया ये देखती है कि वो बग्स उनका पीछा नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से एलिसिया को समझ में आ जाता है कि उन बग्स को सिर्फ उस होटल को घेरने का ऑर्डर दिया गया है, जिस वजह से वो दोनों जंगल की तरफ भागने लगती हैं ताकि वो उस टाउन से बाहर निकल सके। पर वहाँ पर और भी ज्यादा बग्स होते हैं जो कि उन्हें फिर से घेर लेते हैं। मैं अपनी टेक्निक को बार बार यूज नहीं कर सकती, जिस वजह से मैं इन सबको नहीं मार पाऊंगी, तो इसलिए हमें अब यहाँ पर ही छुपना पड़ेगा। लूना की सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर ये बग्स एंटर न कर सकें। तब नेल और एलिसिया छुपने की जगह को ढूंढने चली जाती है। मेनार्ड, मुझे माफ करना, पर वो सभी लोग भाग चुके हैं। क्या तुमने उस बेबी का मैजिक टेस्ट किया? नहीं, मुझे उस स्ट्रॉन्ग लड़की ने रोक दिया। लगता है हमने उन दोनों को अंडर एस्टिमेट किया है। वो लड़की जिसके पास तलवार और आई पैच है, वो एक हीरो है जिसका नाम एलिसिया है। जब जनरल ड्रेल ने उसके फादर के साथ लड़ाई की थी तब मैं वहीं था, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो वही है। और वैसे भी एक हीरो एक ऑर्डिनरी बच्चे के साथ ट्रैवल तो करेगी नहीं, जिसका मतलब हम लोग सही जगह पर आए हैं, तो इसलिए कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। अब इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और मैं उन लोगों को और ज्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ। तब मेनार्ड हंसने लगता है और सभी लोगों को टाउन के बीच में इकट्ठा करता है। आखिरकार बुलेट के सोल्जर्स ने हमें यहाँ पर इकट्ठा क्यों किया है? तुम सिर्फ 4 लोग हो और हम सभी के पास हथियार है, और ये मत सोचना कि तुम इन कीड़ों की मदद से हमें डरा दोगी। तो इसलिए अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, पर उससे पहले बताओ कि आखिरकार तुम इस कंट्री में कर क्या रहे हो? अगर तुम्हारा किंग एक बेकार से गैम्बल की वजह से मरा ना होता तो हम लोग यहाँ पर कभी नहीं आते। इस टाइम तो तुम्हें ये लगा होगा ना कि हमारी आर्मी यहाँ पर जबरदस्ती घुसी है, पर हम लोग तो यहाँ पर तुम लोगों और तुम्हारी जगह को बचाने आए हैं। डार्क बीस्ट के किंग ने तुम्हारे नेशन के कैपिटल पर हमला किया है, और अगर वो वापस आया तो ये सारी जगह डार्क बीस्ट के कंट्रोल में आ जाएगी, जिसे रोकने की ताकत तुम में से किसी के अंदर नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर उस डार्क बीस्ट से तुम्हें बचाने आए हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम ही यहाँ पर इन बग्स को लेकर आए हो और ऊपर से तुमने हमारे एक साथी को भी मार दिया है। आखिरकार तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो? माफ करना, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। हम लोग यहाँ पर एक डेंजरस क्रिमिनल को फॉलो करते हुए आए हैं, और वो हाइडन और पूरे मैनकाइंड की दुश्मन है, क्योंकि वो उन 13 हीरोज में से एक है जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो चलो फिर अब साथ मिलकर उस हीरो एलिसिया को पकड़ा जाए। तब यह बुलेट की आर्मी एक रिवर को क्रॉस कर रही होती है और ड्रेल को एहसास हो जाता है कि वहाँ पर एस्लिन की आर्मी उनका इंतजार कर रही है, जिस वजह से वो उन्हें बाहर आने के लिए कहता है। तब एस्लिन का कमांडर रोड बुलेट की आर्मी पर हमला कर देता है और अपने भाले की ताकत से पूरी रिवर को जमा देता है ताकि इन सब के पैर जम जाएं। और तब एस्लिन की आर्मी उन सब पर हमला कर देती है। तब रूट्स के प्लान की वजह से एस्लिन के 6000 के लोगों की आर्मी बुलेट के 50,000 आर्मी सोल्जर्स पर भारी पड़ने लगती है। हीरो रोयस के डिसेंडेंट, तुम सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो। तुम्हारे पास जो सा भाला है वो फ्रोस्ट फ्लावर है ना, जिससे एक बार हीरो रोयस ने डार्क बीस्ट की पूरी आर्मी को हराया था, और अब तुमने इसकी पावर को मास्टर कर लिया है। पर तुम इसके मैजिक की मदद से भी इस पूरी रिवर को जमा नहीं सकते, जिस वजह से तुमने अलग अलग जगह पर विजार्ड्स खड़े कर रखे हैं, जिन्होंने पहले ही इस रिवर का टेम्परेचर घटा दिया था, जिसकी मदद से तुम इसे फ्रीज कर पाए हो। तब रोड्स ड्रेल पर हमला कर देता है और ड्रेल अपनी तलवार से उस हमले को रोक देता है। तब रोड अपने भाले की पावर की मदद से ड्रेल के घोड़े को जमा देता है, जिससे कि ड्रेल को लड़ाई के मैदान में उतरना पड़ता है और वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तुम सच में बहुत कमाल के फाइटर हो, पर तुम फिर भी इस दुनिया की जंजीरों को नहीं तोड़ सकते। तब ड्रेल अपनी तलवार की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से वहाँ पर एक ड्रैगन का पंजा आ जाता है और वो उसकी मदद से रोड पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। तब एस्लिन की आर्मी भी रोड्स की मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, पर ड्रेल अपनी पावर की मदद से एस्लिन की आर्मी के साथ साथ अपने साथियों को भी उड़ा देता है। जो लोग इतने वीक हैं जो यहाँ पर मर जाएं, तो उन्हें दुनिया के पार जाने का कोई हक नहीं है। दुनिया के पार, और साथ में तुम आखिरकार किन जंजीरों की बात कर रहे हो? आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? मैं हीरोज के लिए कई कई लेजेंड्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि वो कभी पूरी नहीं होने वाली। ये इसी लेजेंड की वजह से है कि हम उस ओपोनेंट को हराने की कोशिश करते रहते हैं जिसे हराना हमारे बस में नहीं है। तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर
और मेरे पुराने दोस्त भी इसी लेजेंड्स पर भरोसा करते थे, पर फिर भी वो हार गए, तो इसलिए अब मैं उसी को चेंज करने आया हूँ। तब ड्रेल रॉड्स को जिंदा छोड़ देता है ताकि वो दुनिया को बदलते हुए देख सके और अपनी आर्मी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर क्लेविटीज की एंट्री हो जाती है, जिसकी दहाड़ से ही सभी लोग डर जाते हैं। तब क्लेविटीज कहता है, तो क्या तुम हो ड्रेल? तब ड्रेल कहता है, सही कहा, पर आखिरकार साउथ के लॉर्ड को मुझसे क्या काम है? मेरा तुमसे बस एक ही क्वेश्चन है कि जिस मैजिक को तुम अभी यूज कर रहे हो वो कहाँ से आया है? मैंने सुना है कि कोई ह्यूमन और डार्क बीस्ट के बच्चों को चुरा रहा है और इसका लेना देना मैजिक से है, जो कि तुम यूज करते हो। तब ड्रेल कहता है, क्या तुम मुझसे बस यही पूछने यहाँ आए हो? मुझे तो लगा था कि डार्क बीस्ट के लॉर्ड को और भी काम होंगे। तब क्लेविटीज कहता है, एक लॉर्ड को अपनी टेरिटरी में हुई घुसपैठ पर जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और अगर कोई भी मेरी टेरिटरी को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे भी इस नेशन के किंग की तरह मेरे हाथों मरना पड़ेगा, और यही इस दुनिया का लॉ है। कौन सा लॉ? आखिरकार इस लॉ को बनाया किसने है? तब क्लेविटीज अपनी ताकत से सबको उड़ा देता है, और जैसे ही ड्रेल अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है वैसे ही क्लेविटीज अपनी पूंछ को उसके आर पार कर देता है, जिस वजह से ड्रेल हंसने लगता है। मुझे लगा था कि तुम वापस जरूर आओगे, और इसी वजह से मैंने ये स्पेल बनाई है ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर सील कर सकूं। तो इसलिए अब मेरे सीक्रेट स्पेल प्रिजन ऑफ डार्क फ्लूइड में कैद हो जाओ। तो ड्रेल अपनी बॉडी का सैक्रिफाइस कर देता है और क्लेविटीज को एक बहुत बड़े ब्लड के गोले में कैद कर लेता है। तब ड्रेल अपनी तलवार की मदद से फिर से जिंदा हो जाता है, क्योंकि अब वो और तलवार एक हो चुके होते हैं। एक डार्क बीस्ट का लॉर्ड भी अब मेरी स्पेल से आसानी से बाहर नहीं निकल सकता, तो इसलिए अब धीरे धीरे मरो क्लेविटीज। तब ड्रेल अपनी आर्मी को लेकर आगे बढ़ने लगता है, और यहाँ एलिसिया और नेल अभी भी छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता कि टाउन के लोग उन्हें ढूंढते हुए उनके पीछे ही आ रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो। तो अब ड्रेल ने क्लैन को कैद कर लिया है, और यहाँ मेनार्ड भी गांव वालों के साथ एलिसिया के पीछे पड़ चुका है। तो क्या अब क्लैन ड्रेल की कैद से आजाद होके लूना को बचाने आ पाएगा, या फिर एलिसिया को अपने आप ही कुछ करना पड़ेगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ गांव वाले उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर एलिसिया और नेल छुपे हुए होते हैं। हम इस जगह को बचपन से जानते हैं, तो इसलिए तुम हमसे नहीं छुप सकती। तुमने डीमन किंग को चैलेंज किया है और उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए अब बाहर आओ और अपने किए को भुगतो। तब वो सभी लोग हीरोज की बेइज्जती करने लगते हैं, और नेल एलिसिया को ये यकीन दिलाती है कि उसे हीरोज पर पूरा भरोसा है, क्योंकि एलिसिया ने उसकी जान बचाई है। तब एलिसिया को वहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता, और एक बंदा उस जगह को जलाने लगता है, पर तभी उसके पेरेंट्स आके उसे रोक देते हैं। ये जगह हमारे पूर्वजों ने बनाई है, तो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह को जलाने के बारे में सोचने की? और आखिरकार हम लोग बाहर वालों का हुक्म मान के हीरो को उनके हवाले क्यों करें? ये हम पर डिपेंड करता है कि इस किंगडम और टाउन में कौन रहता है। चलो अब पीछे हट जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। हीरो, मैं इस जगह का लीडर मार्क हूँ, और मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो इसलिए बाहर आओ और यकीन मानो कि हम अंदर वाले लोगों पर हमला नहीं करेंगे। तो एलिसिया के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, जिस वजह से वो बाहर आ जाती है। तो तुम हो हीरो, आखिरकार तुम्हारी तलवार कहाँ पर है? वो खो चुकी है। क्या तुमने उसे बेच दिया? नहीं, क्लेविटीज के साथ लड़ते हुए मैं हार गई, जिस वजह से वो हथियार वहीं रह गया। तो इसका मतलब ये सच है कि तुम उसके साथ लड़ाई करके हार गए हो? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम उस तलवार को बेचकर यहाँ पर आकर छुपी होती तो अब तक मैं तुम्हें मार चुका होता, पर तुम लड़ाई करके हारी हो, तो इसलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। सदियों से हीरोज को भेजा जा रहा है ताकि वो क्लेविटीज के साथ लड़ सकें। पर तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सही है? क्या हमें सच में इतने सारे लोगों को सैक्रिफाइस करना चाहिए? तुम बताओ, तुमने उस माउंटेन के पार देखा है ना क्या है? तो क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारा गोल होना चाहिए? क्या हमें सच में दुनिया को बढ़ाने के लिए डीमंस के साथ लड़ना चाहिए? तब एलिसिया को क्लेविटीज के साथ लड़ी हुई लड़ाई याद आ जाती है, जहाँ पर क्लेविटीज ने उसे आसमान में फेंक दिया था, और उसने देखा था कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी प्यारी है। मैं एक फेल्ड चैलेंजर हूँ, तो मुझे ये कहने का कोई हक नहीं है, पर अगर हम लोग यहीं पर जीते रहेंगे तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि उस तरफ क्या है।
तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें दुनिया को बड़ा करने की लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए। अगर हम लोग बिना डरे आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें बहुत सी चीजें पता नहीं चलेंगी। और ये बात मुझे उसने सिखाई है जिसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, और अगर मैं उससे मिली ना होती तो मैं कभी नहीं जान पाती कि आखिरकार ये दुनिया कितनी बड़ी है। तो इसलिए हमें उन माउंटेन्स को पार जरूर करना चाहिए। जो हीरोज मुझसे पहले वहाँ पर मरे हैं, मैं उनके सैक्रिफाइस को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तो इसलिए मैं इस रीजन को किसी को भी मीनिंगलेस नहीं कहने दूंगी। लगता है किंग ने इस बार बिल्कुल सही पर्सन को चुना है, तो इसलिए अब तुम आजाद हो हीरो। और हाँ, नेक्स्ट किंग को भी अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। तब एलिसिया को एहसास हो जाता है कि मार्क को पता चल चुका है कि लूना इस जगह का अगला किंग है। तब मार्क वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर मेयरनार्ड अपने इंसेक्ट्स के साथ आ जाता है और मार्क पर हमला कर देता है, जिस वजह से एलिसिया मेयरनार्ड के इंसेक्ट को काट देती है। पर तभी वहाँ पर और भी बग्स आ जाते हैं, जिस वजह से एलिसिया सभी को उस कैबिन के अंदर जाने के लिए कहती है और वो लोग अंदर जाके दरवाजे को बंद कर लेते हैं। तब एलिसिया उन बग्स को मारना स्टार्ट कर देती है। मानना पड़ेगा, एक हीरो के अलावा इतने सारे बग्स को कोई नहीं मार सकता। तुम्हारी सच में अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाली इच्छा बहुत अच्छी है, पर आगे का तुम बचा किसे रही हो? तब हम देखते हैं एलिसिया के शरीर पर छोटी छोटी चींटियां चढ़ने लगती हैं और उसे एक स्पाइडर काट लेता है, जिस वजह से एलिसिया के अंदर पॉइजन फ्लो करने लगता है, क्योंकि मेयरनार्ड के सारे बग्स के अंदर जहर होता है। मैंने हमेशा हीरोज से नफरत की है। पहले मैं उनसे बहुत प्यार करता था, पर बाद में मुझे उनसे नफरत हो गई, क्योंकि जब हीरोज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो आते ही नहीं है। हीरोज से अच्छे तो वो नेबर्स होते हैं जो कि बुरे टाइम में आपका साथ देते हैं। हीरोज तो बस सजावट के लिए होते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं बचा सकते। असली प्रोटेक्टर तो जनरल ड्रेल है, जिन्हें हीरोज से नफरत है। तब मेयरनार्ड के बग्स फिर से एलिसिया पर हमला कर देते हैं और एलिसिया एक एक करके उन सभी को काटना स्टार्ट कर देती है। तभी एलिसिया के मैजिक ब्लड में से क्लेविटिस बाहर आ जाता है और एलिसिया को सब कुछ जल्दी खत्म करने के लिए कहता है। तब पॉइजन की वजह से एलिसिया की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी होती है और कैबिन्स के अंदर भी बग्स घुसने स्टार्ट हो जाते हैं। तब मार्क की वाइफ सभी को कैबिन्स के छोटे छोटे होल्स को बंद करने के लिए कहती है, ताकि बग्स अंदर ना आ सकें, और साथ ही साथ उन सभी को लूना को बचाने के लिए भी कहती है। तब वो सभी लोग कैबिन्स के होल्स को बंद करने में लग जाते हैं और यहाँ एलिसिया के लिए बग्स के साथ लड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये पावर दुनिया को बचा सकती है? तुम और वो बाकी सारे हीरो झूठे हो। तब मेयरनार्ड एक स्कॉर्पियो को वहाँ पर बुला लेता है और एलिसिया पर हमला करके उसे पानी में फेंक देता है। तो इसका मतलब पॉइजन तुम्हारे मैजिक ब्लड पर काम कर रहा है और इसी वजह से शायद तुम्हारी मूवमेंट कम हो चुकी है। वैसे तो ये पॉइजन मैजिक ब्लड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, पर इससे तुम्हारी हीलिंग रुक गई है, जिसका मतलब अब तुम इमॉर्टल नहीं हो। तब यहाँ कैबिन के ऊपर कुछ लार्वास हमला कर देते हैं, जो कि धीरे धीरे उस कैबिन को खाना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पूरे फॉरेस्ट में भी लार्वास फैल चुके होते हैं, जो कि फॉरेस्ट को धीरे धीरे करके खा रहे होते हैं। तब यान ने अभी भी टाउन में ही होती है और टाउन वाले उससे पूछे होते हैं कि आखिरकार वो मेयरनार्ड के साथ वहाँ पर क्यों नहीं गई है। क्या तुम लोग पागल हो? मैं इसलिए वहाँ पर नहीं गई क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती, क्योंकि जब वो विजार्ड सीरियस होता है तब वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो सबको डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। वो पर्सन बॉलेट आर्मी का सबसे खतरनाक और ताकतवर विजार्ड है। क्या तुम्हें फॉरेस्ट की चीखें सुनाई दे रही है हीरो? ये बहुत बड़े लार्वास हैं, जो कि एक सेंचुरी में बस एक बार ही जन्म लेते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं, जिस वजह से हर 100 सालों में एक जगह का साइकिल चेंज होता है और मैं मैजिक से उस साइकिल को एक्सेलरेट कर सकता हूँ, जिस वजह से अब ये लार्वास यहाँ पर हैं और अब सब कुछ खत्म होने वाला है। पर रुको जरा, यहाँ के लोग तो लकड़ी से अपना काम चलाते हैं ना, तो इसका मतलब अगर फॉरेस्ट चला जाएगा तो ये लोग भी तबाह हो जाएंगे। तो ये सुनकर एलिसा को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो फिर से पानी से बाहर आके मेयरनार्ड पर हमला करने लगती है। पर तभी वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे कुकून्स हैं, जो कि बग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और एलिसिया पर हमला कर देते हैं। तो एलिसिया एक एक करके उन्हें मारना स्टार्ट कर देती है, पर वो उनके सामने टिक नहीं पा रही होती और मेयरनार्ड भी अपने स्कॉर्पियो से हमला करवा के एलिसिया को नीचे फेंक देता है, जिस वजह से सारे बग्स उसे घेर लेते हैं और वो बग्स के समुद्र में डूब जाती है। तब क्लेविटिस हीरो की तलवार को बाहर निकाल लेता है। चलो मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूँ सर्वेंट, इस दुनिया के सारे लिविंग क्रिएचर्स पानी से बने हैं
हैं और ये सेम चीज इंसेक्ट्स पर भी अप्लाई होती है। तो इसलिए इन सारे इंसेक्ट्स को एक रिवर की तरह समझो और ये तलवार पानी को काटने की ताकत रखती है, तो इसलिए ये इन इंसेक्ट्स को भी काट सकती है। तो इसलिए इसे जल्द से जल्द खत्म करो। तो एलिसिया उस तलवार को पकड़ लेती है, जिस वजह से वो बग्स की कैद से आजाद हो जाती है और तलवार की मदद से एक ही हमले में वहां पे मौजूद सारे के सारे बग्स को मार गिराती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि एलिसिया सच में एक हीरो है। तब मेयोनार्ड का मैजिक क्रिस्टल भी टूट जाता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसने क्या देखा है, पर वो फिर भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होता, जिस वजह से एलिसिया उसे बेहोश कर देती है। तो एलिसिया थकान की वजह से खुद भी नीचे गिर जाती है, पर क्लैन आकर उसे पकड़ लेता है। मास्टर आप वापस आ गए। सिचुएशन अब बदल चुकी है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर एलिसिया को ढूंढते हुए आना पड़ा। आखिरकार तुम किस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुमने ड्रेल को हराया? वो ड्रेल ही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि लग रहा है कि कोई और डीमन किंग उसे सपोर्ट कर रहा है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो। तो अब एलिसिया ने हीरो की तलवार की मदद से मेयोनार्ड और उसके बग्स को हरा दिया है और क्लैन को भी ये एहसास हो गया है कि ड्रेल के साथ कोई डार्क बीस्ट का लॉर्ड मिला हुआ है। तो क्या अब क्लैन उस डार्क बीस्ट के लॉर्ड के बारे में पता लगा पाएगा या फिर उससे पहले ड्रेल हाइडन पर कब्जा कर लेगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब हम यहाँ पर लूना की माँ को देखते हैं, जो कि सभी लोगों की इवैक्यूएशन में मदद कर रही होती है और उसे इस बात पर पूरा यकीन होता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। तब एक दादी माँ कहती है, मुझे पता है कि आप कैसा फील कर रही हैं, पर अब किंग के बाद आप ही हैं जो इस किंगडम पर राज कर सकती हैं, तो इसलिए आपको कहीं सेफ जगह पर जाना चाहिए। तो लूना की मॉम कहती है, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो दादी माँ कहती है, पर आपको क्यों लगता है कि आपका बेटा अभी भी जिंदा है? तो लूना की मॉम कहती है, मैंने फौज को देखा था और वो अभी भी चालू था, और इसका मतलब यही है कि अभी भी कोई ऐसा है जो कि किंग बनने के काबिल है। तो इसका मतलब यही है कि मेरा बेटा जिंदा है, क्योंकि उसके अंदर रॉयल ब्लड है। तो इसलिए हमें उसे ढूंढना होगा और उसे बचाना होगा, क्योंकि जब तक रॉयल फैमिली के पास फौज रहेगा तब तक ये किंगडम आबाद रहेगी। मैं तो इन सबसे पहले ही यहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि हीरोज डार्क बीस्ट को नहीं हरा पाएंगे। तब वहाँ पर वो बंदा वापस आ जाता है जो कि लूना को ढूंढ रहा था। प्रिंसेस ड्रेल की 50,000 आर्मी पर एस्लिन के 6,000 लोगों ने हमला कर दिया था, पर वो ड्रेल के आगे नहीं टिक पाए और उसके बाद वहाँ पर क्लिविटिस आ गया, जिसने ड्रेल की आधी आर्मी को खत्म कर दिया। पर उसके बाद ड्रेल ने उसे एक अजीब से सफिया में कैद कर लिया और वो अभी भी वहीं पर कैद है और ड्रेल अपने बचे हुए साथियों के साथ इसी ओर आ रहा है। आज तक कोई भी डार्क बीस्ट को नहीं हरा पाया, तो आखिरकार ड्रेल ने ये कैसे कर लिया? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ तो हमारी कहानियों के अगेंस्ट जा रहा है। प्रिंसेस ड्रेल एक पुराना हीरो है जिसके पास हाइडन की बनाई हुई स्वॉर्ड है, तो शायद वो इसी वजह से क्लेविटिस को हरा पाया है। ड्रेल हीरो कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने दूसरी नेशन पर हमला किया है। तब प्रिंसेस ये डिसाइड करती है कि अब वो ड्रेल के वेपन को तोड़ कर रहेंगी, क्योंकि हाइडन के पास हैमर ऑफ द किंग्स होता है, जिसके जरिए हीरोज के वेपन्स को बनाया भी जा सकता है और तोड़ा भी जा सकता है। तब ग्रैंडमा इस चीज के लिए मना करने लगती है, क्योंकि उस हैमर को सिर्फ किंग को ही उठाना चाहिए। पर प्रिंसेस किसी की बात नहीं सुनती और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और बाकी आर्मी को भी इकट्ठा होने के लिए कहती है। तब यहाँ ड्रेल भी अपनी आर्मी को लेकर कैसल के करीब पहुँच जाता है और यहाँ मेयोनार्ड को हराने के बाद सभी लोग हीरोज से बहुत खुश होते हैं और उसके अंदर हीरोज के लिए पैदा हुई नफरत खत्म हो चुकी होती है। तब एक बंदा मेयोनार्ड के एक साथी ने को पकड़ कर ले आता है और एलिसिया उससे नेल को लाने के लिए कहती है, जिसके लिए वो खुशी खुशी मान जाता है। आखिरकार अब तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ रखा है? क्या मैं घर जा सकती हूँ? आखिरकार अब ये कौन है? ये लड़की लूना के पीछे आई थी और तुम तो मैग्नेटिज्म की पावर को यूज करती थी ना, तो आखिरकार इतनी आसानी से कैसे पकड़े गई? ताने कहती है, उन लोगों ने बिना वेपन पे मुझ पर हमला किया था, जिस वजह से ये लोग मुझे इतनी आसानी से पकड़ पाए और मेरे गार्ड भी बड़ी आसानी से हार गए। तब एलिसिया कहती है, तो चलो अब मुझे ड्रेल के बारे में बताओ। मुझे जानना है कि आखिरकार ड्रेल किस डार्क बीस्ट से मिला हुआ है। तब ने कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? तब एलिसिया कहती है, क्या तुमने उसका डार्क ब्लड देखा है, जो कि उसकी बॉडी से बाहर आकर इधर उधर घूमता रहता है? तब ने को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, पर क्लैन को पूरा विश्वास होता है कि इसके पीछे डार्क बीस्ट के किसी लॉर्ड का ही हाथ है, क्योंकि वही है जो कि डार्क ब्लड को क्रिएट कर सकते हैं। ड्रेल मेरे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है, पर अगर कोई और डार्क बीस्ट का लॉर्ड इसमें शामिल है तो सारी चीजें बदल जाती हैं। तो इसलिए हमें पता लगाना होगा कि आखिरकार चल क्या रहा है, और अगर बाकी किसी डार्क बीस्ट में से किसी ने मेरे साथ
पंगा लेने के बारे में सोच ही लिया है तो उसे इस चीज का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। वो सब कुछ तो ठीक है, पर आखिरकार तुम अपनी असली बॉडी को छोड़ के इस छोटी फॉर्म में क्यों आए हो? मैं अपनी बॉडी को छोड़कर वहाँ पर नहीं आया हूँ, बस एक चीज छोड़कर आया हूँ जो कि मेरी शैडो में छुपी हुई है। अगर मैं उन्हें ये सोचने दूंगा कि उन्होंने मुझे हरा दिया है तो मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, जिसका मतलब मैं कहीं भी जा सकता हूँ और अपने दुश्मनों पर सरप्राइज अटैक कर सकता हूँ। ड्रेल को हराना ही काफी नहीं होगा, हमें ये भी पता लगाना होगा कि आखिरकार इसके पीछे है कौन। तब ने उन्हें बार बार बुला रही होती है पर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा होता, जिस वजह से वो चीख के उन्हें बुलाने लगती है और उन्हें बताती है कि वो लोग तो बस हाइडन के फॉर्ज को हासिल करने आए थे जिसके लिए उन्हें प्रिंस की जरूरत थी। तब ने अपने हाथों की गॉन्टलेट्स को खोल देती है जिस वजह से वो उन पर अपने मैग्नेटिज्म की पावर का इस्तेमाल कर पाती है और वहाँ से उड़ जाती है। तब यहाँ मार्क के बेटे लूना और नेल को एक कैरेज में ला रहे होते हैं जिसके ऊपर आयरन व्हील्स लगे होते हैं और जैसे ने उन्हें देखती है वो अपनी मैग्नेटिज्म की पावर से उन दोनों भाइयों पर हमला करके कार्ड को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। पर तभी क्लेन कहीं से वहाँ पर आ जाता है और उसे जल्द से जल्द ड्रेल के पास चलने के लिए कहता है। तब ने उसे देखकर हैरान हो जाती है और एलिसा उस पर हीरो की तलवार पॉइंट कर देती है। हमने जानबूझकर इस कैरेज को प्रिपेयर किया था ताकि तुम हमें जल्द से जल्द ड्रेल तक ले जा सको। तो चलो अब बातें कम करो और हमें वहाँ पर ले चलो। और याद रखना मेरी तलवार आयरन की नहीं बनी है, तो इसका मतलब अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी की तो मैं तुम्हें वही मार दूंगी। तब वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और विलेजर्स हीरो को उनके गांव को बचाने के लिए थैंक यू कहने लगते हैं। तो क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है कि तुमने अब कुछ हीरो वाला काम किया है? अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें पता है ना कि मैंने सच में एक विलेज को बचाया है और ये सच में एक हीरो वाला काम है। पर इसमें मैंने तुम्हारी मदद की है। मैं भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ क्योंकि आप वैसे ही हीरो हैं जैसी मैंने कहानियों में सुनी थी, और ऊपर से मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि लूना एक प्रिंस है। क्या मेरे जैसे किसी पर्सन को उसे टच भी करना चाहिए? आखिरकार तुम्हें इसे टच क्यों नहीं करना चाहिए? मैं एक कॉमनर हूँ जिस वजह से मुझे प्रिंस को छूने का हक नहीं है, तो आखिरकार मैं तब क्या करूँगी जब मैं इसकी माँ से मिलूंगी। तुम्हारे सोशल स्टेटस से ये बिल्कुल डिसाइड नहीं होता है कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो, और वैसे अब तुम एक नॉर्मल इंसान से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी हो। तो इसलिए अगर लूना की माँ ने अगर तुम्हें एक मामूली नौकर समझा तो तुम उसे मार डालना। अपनी बकवास बंद करो, हम प्रिंसेस को ऐसे नहीं मार सकते। मुझे एक चीज बताओ, तुमने मुझे कहा था कि तुम लूना को किंग बना के उसका एडवाइजर बनना चाहते हो, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम ऐसे एक्ट करोगे तो तुम ऐसा कर पाओगे? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। नहीं नहीं, तुम ऐसे एडवाइजर कभी नहीं बन सकते। तब क्लैन ने को जल्द से जल्द उन्हें रॉयल कैपिटल पहुंचाने के लिए कहता है और ने अपनी स्पीड को तेज कर देती है, जिस वजह से एलिसिया ड्रेल के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और क्योंकि क्लैन अपने बारे में किसी को नहीं बताना चाह रहा होता तो इसलिए वो एलिसिया को अकेले ही ड्रेल को संभालने के लिए कहता है, जिसके लिए एलिसिया हामी भर देती है क्योंकि उसे ड्रेल से उसके फादर की मौत का बदला लेना होता है। तब यहाँ एलिसिया को ड्रेल दिखाई दे जाता है, जिस वजह से वो ने को कैरेज को उसकी तरफ मोड़ने के लिए कहती है। तब यहाँ ड्रेल प्रिंसेस की तरफ बढ़ रहा होता है और प्रिंसेस भी अपने सोल्जर के साथ उस पर हमला कर देती है, जहाँ हम देखते हैं सोल्जर्स के पास भी हाइडन के बने हुए हथियार होते हैं, पर वो फिर भी ड्रेल का मुकाबला नहीं कर पा रहे होते और ड्रेल उन्हें अकेले ही उड़ाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तब ड्रेल सोल्जर्स को उड़ाता हुआ सीधा प्रिंसेस के पास पहुँच जाता है और उसका गला पकड़ के उसे हवा में लटका देता है। एक क्राउन प्रिंसेस होने के नाते तुम सच में बहुत ज्यादा ब्रेव हो, पर तुम कभी भी यहाँ की किंग नहीं बन सकती। मुझे पता है, और ये इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर रॉयल ब्लड नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिसके अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर रॉयल ब्लड होगा वही किंग बन सकता है, और अगर किंग के डायरेक्ट वंशज मर जाएं तो उनके सबसे करीबी रिलेटिव किंग बन सकते हैं, और यही इस दुनिया का लॉ है। पर मैं इस चीज को डिस्ट्रॉय करने आया हूँ ताकि इस दुनिया की नकली किस्मत तबाह हो सके। आखिरकार तुम हो कौन? तुम एक किंग नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें ये जानने का कोई हक नहीं है। अगर मैं इस हैमर से इसके वेपन पर हमला करूंगी तो इसका वेपन डैमेज हो सकता है, पर मैं इस टाइम इसके वेपन तक नहीं पहुंच सकती, तो इसलिए मुझे एक चांस चाहिए ताकि मैं इसके वेपन पर हमला कर सकूं, जिससे कि हमारे लड़ाई को जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तब एलिसिया वहाँ पर आ जाती है और ने पूरी तरह से डरी हुई होती है। स्वॉर्ड मास्टर की लड़की, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? मैं यहाँ पर अपने फादर का बदला लेने आई हूँ। तब इन सब से प्रिंसेस को ड्रेल के वेपन पर हमला करने का मौका मिल जाता है, पर तभी एलिसिया और ड्रेल के वेपन के टकराने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से प्रिंसेस को समझ
में नहीं आता कि क्या उसके वेपन ने ड्रेल के वेपन को टच किया भी है या नहीं। तुम जैसे डरपोक हीरो की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, तो आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? एक हीरो तभी आता है जब दुनिया खतरे में होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर दुनिया को बचाने आई हूँ। तब ड्रेल और एलिसा के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और यहाँ नेल को उसकी फिक्र हो रही होती है, पर क्लैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि वो हाइडन के फौज की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि जो भी ड्रेल के साथ मिलकर ये प्लानिंग कर रहा है उसका आखिरी गोल वो फौज है। तो इसलिए वो वहाँ जाकर ये पता लगाना चाहता है कि आखिरकार इसके पीछे किस डार्क बीस्ट का हाथ है। तो यहाँ हाइडन के कुछ सोल्जर्स फौज की रखवाली कर रहे होते हैं, जिस वजह से उन्होंने क्रिप्ट को खाली छोड़ दिया होता है जहाँ पर अभी भी किंग की डेड बॉडी पड़ी होती है। तब क्लैन नेल को दीवार का एक स्टोन निकालने के लिए कहता है और हमें पता चलता है कि क्लैन ने नेल के अंदर एक डार्क बीस्ट की पावर डाल दी होती है ताकि वो लूना को प्रोटेक्ट कर सके। तब नेल थोड़ा सा जोर लगाती है जिस वजह से दीवार का एक ब्लॉक बाहर निकल जाता है और सीधा उन सोल्जर्स पर जा गिरता है जो कि फौज की रखवाली कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो लोग जख्मी हो जाते हैं और उनकी चीखें सुनकर नेल को चिंता होने लगती है। पर क्लैन उसे समझाता है कि उससे वहम हुआ है और वो उन सभी सोल्जर्स को अपनी शैडोज के अंदर कैद कर लेता है ताकि नेल को कुछ पता न चले। तब वो लोग फौज के पास पहुंच जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर मुझे लूना मिला था। ये सच है कि एक बच्चा ये नहीं चूज कर सकता कि वो कहाँ पर पैदा होगा, पर उसकी तकदीर इसी बात से डिसाइड होती है कि वो बच्चा कहाँ और कब पैदा हुआ है। तो इसलिए कोई भी अपनी बिगिनिंग्स चूज नहीं कर सकता, पर वो ये चूज कर सकता है कि उसे उसके आगे क्या करना है। तब क्लैन लूना के हाथ को उस फौज के सामने रखे एक स्टोन पर रखता है जिससे कि वो स्टोन एक्टिवेट हो जाता है। चलो लूना, अब देखिए कि तुम्हारे फ्यूचर में क्या लिखा है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं। तो यहाँ क्लैन हाइडन के फौज तक पहुंच गया है और एलिसिया ने भी ड्रेल के साथ लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी है। तो क्या अब एलिसिया ड्रेल को हराकर अपने फादर की मौत का बदला ले पाएगी और क्लैन को क्या ये पता लग पाएगा कि इन सब के पीछे किस डीमन किंग का हाथ है? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ ग्रेट उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर क्लेविटिस कैद होता है। ये तो क्लेविटिस है, पर आखिरकार ये इस स्फीयर से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? तब ग्रेट उस स्फीयर को एक जोरदार लात मारता है, पर वो स्फीयर टच से मस भी नहीं होता। तब एस्लिन आर्मी का कमांडर रोड ग्रेट से मिलने आ जाता है, पर ग्रेट उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। रुको जरा, तुम अभी अभी ऊपर से गिरे हो, इसका मतलब तुमने मैजिक का इस्तेमाल किया है। प्लीज अपना मैजिक को यूज करके मुझे भी हाइडन के पास ले जाओ। तब ग्रेट कहता है, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए मैंने दूर से ही देख लिया था कि ड्रेल ने तुम्हारा बुरा हाल कर दिया है। तो अब तुम अगर वहाँ गए तो वहाँ पर जाकर मारे जाओगे। तब रॉड्स कहता है, पर फिर भी मैं हाइडन के फौज को चोरी होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि इससे बहुत कुछ बुरा हो सकता है और ड्रेल और उसके साथी इसे यूज करके मैजिक के थ्रू वर्ल्ड को रीशेप करने वाले हैं। तब ग्रेट जैसे ही मैजिक के बारे में सुनता है उसे डीमन किंग ज़ेविथियर की बात याद आ जाती है, जिसे एहसास है कि मैजिक की वजह से कुछ बुरा होने वाला है। तब ग्रेट ये डिसाइड करता है कि अब वो क्लैन की तरह ही एक ह्यूमन की मदद से इन्वेस्टिगेशन करेगा, जिस वजह से वो ग्रेट को रॉयल कैपिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो उसके सामने एक कंडीशन रखता है कि रोड्स ग्रेट के किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा और अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे मार डालेगा। तो रोड्स इस बात के लिए मान जाता है और ग्रेट मैजिक का नाम लेके अपने हाथों को विंग्स में कन्वर्ट कर लेता है, जिस पर रोड्स विश्वास कर लेता है और वो लोग उड़ते हुए रॉयल कैपिटल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब यहाँ लूना के हाथ रखने के बावजूद भी हाइडन के फोर्स का दरवाजा नहीं खुल रहा होता, जिस वजह से क्लैन को कुछ समझ नहीं आता और उसे यह भी यकीन होता है कि वो लोग चीजों को तोड़कर अंदर नहीं घुस सकते, जिस वजह से क्लैन उस फोर्स को देखने ऊपर चला जाता है जहाँ से बहुत सारी हीट बाहर निकल रही होती है। पर क्योंकि क्लैन डीमन किंग होता है तो इसलिए वो बीच में कूद जाता है। तो यह लूना और नेल के सामने हाइडन का पुराना किंग आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। तब यहाँ क्लैन ईंट को नीचे फेंक देता है और उसी की शैडो के अंदर छुपकर नीचे आ जाता है, क्योंकि क्लैन को पता होता है कि अगर वो फोर्स की हीट के अंदर डायरेक्टली जाएगा तो वो जल जाएगा। ये एक नॉर्मल हीट नहीं है और ऊपर से मैं इस फोर्स को अंदर से इंस्पेक्ट भी करना चाहता हूँ, पर इस टाइम ये करना इम्पॉसिबल है। तो आखिरकार अब मैं क्या करूँ? तब क्लैन नोटिस करता है कि फोर्स का दरवाजा खुल चुका है और बाहर नेल बेहोश पड़ी है। तब हाइडन का किंग लूना को लेकर क्लैन के सामने आ जाता है और हम देखते हैं उसकी गर्दन उसके हाथों में होती है। मुझे कभी नहीं लगा था कि हाइडन का सिर कटा हुआ किंग मुझे मिलने खुद आएगा। तब यहाँ ड्रेल और एलिसिया लड़ाई कर रहे होते हैं और ड्रेल एलिसिया पर भारी पड़ रहा होता है। तुम अभी भी अपने फादर स्वॉर्ड सेंट के लेवल तक नहीं पहुँची हो। तब ड्रेल एलिसिया को हमला करके दूर फेंक देता है और खुद वापस फोर्स की तरफ जाने लगता है, जिस वजह से एलिसिया फिर से उसके पीछे जाने लगती है। तब सोल्जर्स ड्रेल के ऊपर
एरोज से हमला कर देते हैं, पर ड्रेल उन सभी एरोज को रोक देता है। तब एलिसिया भी शोरियो टेक्निक का इस्तेमाल करके ड्रेल पर हमला कर देती है, पर ड्रेल उसके हमले को रोक लेता है। ये टेक्निक मैंने ही स्वॉर्ड सेंट को सिखाई थी। तब ड्रेल फिर से एलिसिया पर हमला कर देता है, जिससे एलिसिया फिर से दूर जाकर गिरती है, पर उसने अपने आप को उस टेक्निक से बचा लिया होता है। तुम बच गई हो, सच में मुझे स्वॉर्ड सेंट की बेटी से यही उम्मीद थी। आखिरकार तुम्हारे मेरे फादर के साथ रिलेशन क्या है? स्वॉर्ड सेंट, मार्गो और मैं तलवारबाजी के सेम ही स्कूल में थे, जहाँ पर हमने तलवार चलाना सीखा, और उसके बाद हम हीरो बनने के लिए एक दूसरे के अपोनेंट बन गए। लगता है तुमने इसके बारे में नहीं सुना है। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि लोग मुझे ड्रैगन स्लेयर क्यों कहते हैं और तुम्हारे फादर ने हीरो बनने का सपना क्यों छोड़ा था। तब हमें 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एसलिंग की कैपिटल में एक फाइटिंग टूर्नामेंट चल रहा होता है। आज का फाइनल मैच एक ही क्लास के 2 स्टूडेंट्स के बीच में है, जिसमें एक्टिंग मास्टर ड्रेल को सभी लोग जीतता हुआ देखना चाहते हैं, और दूसरा उसका स्टूडेंट मार्गो, जो कि काफी ज्यादा जीनियस है। तो इसलिए आज के मैच को जो भी जीतेगा उसे हाइडन की बनाई हुई स्वॉर्ड मिलेगी। तब मार्गो और ड्रेल सीरियसली लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और मार्गो ड्रेल को हरा देता है, और इस बात का ड्रेल को कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि मार्गो एक जीनियस है। तब एसलिन के किंग मार्गो को स्वॉर्ड सेंट का टाइटल देते हैं, और हाइडन के किंग उसे हीरो की तलवार दे देते हैं। जब तुम इस तलवार को पकड़ोगे तब तुम एक हीरो बन जाओगी, और उसके बाद तुम्हें अपने हीरोज की ड्यूटीज को पूरा करना होगा। तुम्हें डीमंस के साथ लड़के लोगों को बचाना पड़ेगा, और चारों डीमन किंग्स को हराकर इस वर्ल्ड को एक्सपेंड करना होगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है? तब मार्गो इसके लिए मान जाता है, और जैसे अपनी तलवार निकालता है वैसे उसे उसकी पावर महसूस होने लगती है। तब किंग उसे बताते हैं कि अभी उसकी तलवार इनकम्प्लीट है, और उसे खुद ही उस तलवार को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके बारे में मार्गो को कुछ पता नहीं लगता, और वो इसके बारे में किंग से पूछने लगता है। जिस पहले क्रिएचर को तुम इस स्वॉर्ड से मारोगे उस चीज पर डिपेंड करेगा कि इस तलवार की नेचर क्या होगी। ये तलवार डीमंस की सोल्स को पकड़ कर रखती है, और जब ये तलवार उन डीमंस की सोल्स को एब्सॉर्ब करेगी तब ये तुम्हें यूनिक पावर और इमोर्टैलिटी प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए अपने पहले किल को थोड़ा सोच समझ के चुनना। तब ड्रेल और मार्को एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहां मार्को ड्रेल को बताता है कि अब वो एक पार्टी को फॉर्म करके नॉर्दर्न ड्रैगन की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर वो छोटे मोटे डीमंस के ऊपर उस तलवार की पावर का इस्तेमाल करेगा तो उस तलवार की पावर वेस्ट हो जाएगी, जिस वजह से वो उस तलवार का पहला शिकार उस ड्रैगन को बनाना चाहता है। तो नॉर्दर्न ड्रैगन का नाम सुनकर ड्रेल शॉक हो जाता है, क्योंकि वो ड्रैगन एक डीमन किंग वार्डन का गार्डियन होता है, जिस वजह से ड्रेल इसके लिए मना करने लगता है। पर मार्गो उसे समझाता है कि अगर उसे डीमन किंग को मारना है तो उसे उस ड्रैगन को तो हराना ही पड़ेगा। क्या तुम पागल हो? क्या तुम सच में डीमन किंग्स को चैलेंज करने वाले ट्रेडिशन को अपनाओगे? ये वो चैलेंज है जिसे 1000 सालों में कोई नहीं तोड़ पाया। तब मार्गो इस चैलेंज के लिए तैयार होता है, जिस वजह से वो पार्टी को फॉर्म करने जाने लगता है, और ड्रेल को भी अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है। पर ड्रेल को उस ट्रेडिशन पर कोई भरोसा नहीं होता, जिस वजह से उसे लग रहा होता है कि मार्गो बेवकूफी कर रहा है। पर उसे इस बात का पूरा भरोसा होता है कि अगर वो ट्रेडिशन सच है तो सिर्फ मार्गो के पास ही वो ताकत है जो कि उस ट्रेडिशन को फुलफिल कर सकती है। तब ड्रेल कुछ बंदों के साथ टकरा जाता है, जिसके बारे में वो मार्गो से पूछने लगता है। ये लोग मैजिशियंस हैं। हाइडन की कहानी के हिसाब से हीरोज हाइडन के वेपन्स की मदद से डीमन किंग्स को हराएंगे, पर मैजिशियंस के हिसाब से हीरोज उनसे मैजिक सीखेंगे और उसकी मदद से डीमंस को हराएंगे, पर अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो ड्रेल और मार्को एक टीम बना के ड्रैगन के पास पहुंच जाते हैं, पर ड्रैगन का सामना होते ही उनकी टीम का कोई भी मेंबर बाकी नहीं बचता, जिस वजह से ड्रेल मार्को को वापस जाने के लिए कहने लगता है। पर मार्को अभी भी ड्रैगन को हराने की जिद कर रहा होता है, और ड्रेल को शोरियो टेक्निक से उसे उड़ाने के लिए कहने लगता है, जिससे कि ड्रेल अपनी टेक्निक से मार्को को हवा में उड़ा देता है, और मार्को ड्रैगन पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और उसके विंग्स को जख्मी करने में कामयाब हो जाता है। पर तब भी वो ड्रैगन हार नहीं मानता, और मार्को भी उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। वो ड्रैगन सच में काफी ज्यादा ताकतवर था, पर फिर भी मार्गो उसके साथ लड़ता रहा। मैं तो बस उन्हें एक डिस्टेंस से देख ही रहा था, और मुझे लगा था कि शायद मार्गो उस ड्रैगन को मार ही डालेगा, पर तभी एक हादसा हो गया। मार्गो स्नो के अंदर छुपे हुए एक स्टोन के साथ टकरा गया, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया, और उस ड्रैगन ने मार्को की एक टांग काट दी, जिस वजह से हमारी उम्मीद और मार्को का हीरो बनने का सपना टूट गया।
पर मार्गो ने फिर भी हार नहीं मानी और उस तलवार को मेरी तरफ फेंक दिया। तब वो ड्रैगन मार्गो के ऊपर हमला कर देता है और ड्रेल पूरे गुस्से में आकर मार्गो की तलवार से उस ड्रैगन का सिर धड़ से अलग कर देता है। तब वो तलवार उस ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि ड्रेल को समझ में आ जाता है कि वो तलवार कितनी ताकतवर है। पर तभी डीमन किंग वार्डन वहाँ पर आ जाता है, जिसका एहसास होते ही ड्रेल की रूह कांप जाती है। पर जब उसे होश आता है तब उसे कुछ पता नहीं चलता कि वहाँ पर क्या हुआ है, पर उसके आसपास एक ड्रैगन के पंजे का निशान होता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार हीरो होना किसे कहते हैं। और उसके बाद कुछ साथियों ने हमें वहाँ से बचा लिया, जिस वजह से मैं मार्गो के साथ वापस आ गया। और उसके आगे की कहानी तो तुम्हें पता ही है। इस इंसिडेंट के बाद लोग मुझे ड्रैगन स्लेयर कहने लगे और मुझे विश्वास हो गया कि हीरो की कहानियां बिल्कुल झूठ हैं और हमें धोखा दिया गया है, क्योंकि हमसे इम्पोर्टेंट बात छुपाई गई है और सिर्फ एक ऐसा रास्ता छोड़ा गया है जो कि इम्पॉसिबल है। और इस सच के बारे में सिर्फ हाइडन के किंग्स को ही पता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैजिक वो सच्चाई है जिसे छुपाया गया है। बिल्कुल सही समझी। मैजिक के ओरिजिन के सीक्रेट्स उस हाइडन की फौज के अंदर मौजूद हैं और उसके बाद से जो आवाज मेरे कानों में गूंज रही है उसने इस बात को कंफर्म किया है। तो इसलिए अब मेरी लड़ाई में इंटरफेयर मत करो। तब ड्रेल अपनी पावर से वहाँ पर एक डेड ड्रैगन को बुला लेता है, जिसे देखकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है, क्योंकि ये नेक्रोमेंसी की पावर होती है जिसके बारे में सिर्फ पुरानी किताबों में ही लिखा गया होता है। तब ड्रेल उस ड्रैगन की मदद से एलिसिया पर हमला कर देता है, जिस वजह से एलिसिया नीचे गिर जाती है और वो खुद ड्रैगन के ऊपर बैठ के वहाँ से उड़ जाता है। तब यह एलिसिया देखती है कि उसकी हाथ और पाँव की हड्डी टूट चुकी है, पर क्लैन के डार्क ब्लड की वजह से उसकी हाथ और टांग बिल्कुल ठीक हो जाती है। मुझे अभी भी इस पेन को सहने की आदत नहीं हुई है। लगता है ड्रेल यहाँ से जा चुका है और उसके शब्दों को सुन के शायद मुझे एहसास हो गया है कि इन सब के पीछे किस डीमन किंग का हाथ है। क्लैन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, पर हाइडन का हेडलेस किंग अपने ग्रैंडसन को फौज के अंदर डालने जा रहा है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो। तो अब हाइडन का सिर कटा हुआ किंग जिंदा हो गया है, जिसने अपने ही पोते को फोर्ज के अंदर डालने का फैसला कर लिया है। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार हाइडन का किंग ऐसा करना क्यों चाहता है और क्या क्लैन ऐसा होने देगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ एलिसिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार क्लैन ऐसा क्यों कह रहा है कि हाइडन का सिर कटा हुआ किंग लूना को फोर्ज में डालने वाला है। तो एलिसिया से मिलने लूना की मॉम आ जाती है और उससे बाकी हीरोज के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि एलिसिया के अलावा बाकी सभी हीरोज मर चुके हैं। पर उसे इस बात की खुशी होती है कि उनकी साइड एक हीरो है जो कि ड्रेल को रोकने की ताकत रखती है। तो एलिसिया प्रिंसेस को बताती है कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है, जिसे सुनकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है। तो एलिसिया प्रिंसेस को बताती है कि उसका बेटा अभी उसके एक साथी के पास है जो कि फोर्ज की तरफ गया है और ड्रेल भी वहीं जा रहा है, जिस वजह से एलिसिया को भी ड्रेल को रोकने के लिए वहां जाना पड़ेगा। तब प्रिंसेस अपने बच्चे के बारे में सोचकर एलिसिया के साथ चलने की जिद करने लगती है, जिस वजह से एलिसिया को उन्हें साथ लेकर जाना पड़ता है। तब हम यहाँ पर फोर्ज के अंदर का सीन देखते हैं। अब मैं इस बच्चे को फर्नेस लॉर्ड को ऑफर करने वाला हूँ। तो हाइडन के किंग के ये शब्द सुनते ही वो फोर्ज पूरी तरह से खुल जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है और जैसे ही क्लैन उसके अंदर एक पत्थर को फेंकता है, वैसे ही वो पत्थर जलकर राख हो जाता है, जिस वजह से क्लैन हाइडन के किंग को रोक देता है। आखिरकार तुमने अपने ग्रैंड चाइल्ड को अच्छे से क्यों नहीं पकड़ा है? क्या ये तुम्हारा असली ग्रैंडसन नहीं है? तब हाइडन का किंग कहता है, ये मेरा ही ग्रैंडसन है जिसके अंदर रॉयल ब्लड है। तब क्लैन कहता है, अगर ऐसी बात है तो आखिरकार तुम इसे मारना क्यों चाहते हो? क्या ह्यूमन वर्ल्ड में ये सब कुछ कॉमन है कि अपने ग्रैंड चाइल्ड को इस तरह कचरे की तरह मार दिया जाए? तो हाइडन का किंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी मेरी बॉडी मेरी मर्जी से मूव नहीं कर रही है, बल्कि ये इस टाइम इस फर्नेस की कमांड मान रही है। जो लोग किंग बनने के लिए पैदा होते हैं उन्हें पहले यहाँ पर एशेस में कन्वर्ट होना पड़ता है और तब उन्हीं एशेस से दोबारा से किंग का जन्म होता है। और यही रिवाज है जो पुराने समय से अब तक चलता आ रहा है। पहले हम नेमिंग सेरेमनी रखते हैं और उसके बाद इस फर्नेस के अंदर उसका ट्रू नेम, ताकि ये कभी भी फर्नेस की मर्जी को मना ना कर सके। इस बच्चे का पब्लिक नेम हाइडेंड्रियस 6 है, पर इसका असली नाम टॉट है। पर अभी भी इसका असली नाम फर्नेस के अंदर मार्क नहीं हुआ है, जिस वजह से ये फर्नेस की मर्जी से खुद फ्लेम्स के अंदर
नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं इसकी ऐसा करने में मदद कर रहा हूँ। तब क्लैन कहता है, तो इसका मतलब तुम भी कभी एशेस में कन्वर्ट हुए थे और उसके बाद फर्नेस के अंदर दोबारा से पैदा हुए, और यही वो कारण है जिस वजह से तुम्हारी सिर कटी हुई बॉडी भी आज तक काम कर रही है। तब हाइडन का किंग कहता है, मेरे बेटे और इस बच्चे के बाप ने फर्नेस की आवाज की डर से सुसाइड कर लिया, क्योंकि मैंने उसे सच्चाई पहले ही बता दी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि वो अपना पाथ खुद चुने। पर वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस दुनिया में सभी की तकदीरें जन्म लेते ही लिख दी जाती हैं, जिन्हें कोई नहीं बदल सकता, और यही इस जगह एटसिया का लॉ है। जब एक किंग मर जाता है तब हम अगले को क्राउन पहना देते हैं, तो इसलिए अगर हमें इस कर्स को तोड़ना है तो हमें इसे पूरी तरह से नष्ट करना पड़ेगा। तो हाइडन का किंग अपने ग्रैंडसन को फर्नेस के अंदर फेंक देता है और यहाँ ड्रेल फर्नेस की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि वो उसके अंदर की चीज को एक्सट्रैक्ट कर सके और उसके बाद इस दुनिया को तबाह कर सके। तब यहाँ एलिसिया प्रिंसेस को उठा लेती है और फर्नेस की तरफ बढ़ने लगती है। मैं किंग नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे सच नहीं बताया गया, पर मेरे पति ने मरते टाइम मुझसे कुछ शब्द कहे थे जो कि मेरे दिमाग में आज तक घूम रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इस टाइम कोई भी ट्रू हीरो नहीं है, और जो अभी के हीरोज हैं उनके पास डीमन किंग को हराने की ताकत ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उन्होंने ऐसा कहा क्यों था। असलियत में 1000 साल के हिस्ट्री के रिकॉर्ड में भी किसी भी हीरो ने किसी भी डीमन किंग को नहीं हराया है, और वैसे भी पुराने रिकॉर्ड्स के ऊपर भरोसा करना बेवकूफी है। तो आखिरकार ये हीरो की कहानी है क्या? आखिरकार कहाँ है वो प्रूफ जो ये बता सकता है कि चालू डीमन किंग्स को हराकर हमारा वर्ल्ड सच में एक्सपैंड होगा? आखिरकार ये कहानी बनाई किसने है? मेरे हस्बैंड ने कभी भी इन सवालों का जवाब दिया ही नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है कि एक किंग को सच्चाई पता होती है, पर फिर भी वो उसे छुपाते हैं। तो अगर ये सच है कि डीमन किंग को हीरोज नहीं हरा सकते, तो तुम तेरा को ऐसे भेजना बिल्कुल गलत था, और अगर ऐसा करने के पीछे भी कोई रीजन था तो फिर भी उन्हें सच्चाई बतानी चाहिए थी और कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी जिससे जीत पॉसिबल हो सके, ताकि मासूम लोगों की जान ना जाए। मैं अपने बेटे को ऐसा किंग कभी नहीं बनने दूंगी। मुझे कॉम्प्लेक्स मैटर्स कभी समझ नहीं आते हैं, पर मुझे इतना पता है कि चाहे हीरो की कहानी सच्ची हो या ना हो, पर हम लोग 4 डीमन किंग्स को हराकर इस दुनिया को एक्सपैंड जरूर कर सकते हैं। किसी अनजान चीज को जानना और स्ट्रेंथ के पीछे भागना ह्यूमैनिटी के नेचर में है, जिसे सप्रेस नहीं किया जा सकता। चाहे मुझे नहीं पता कि हीरो होना किसे कहते हैं, पर मुझे इतना लगता है कि हीरोज वो होते हैं जो अपनी डेस्टिनी को फेस करते हैं, चाहे ह्यूमंस हो या बेस्ट। अगर उनके अंदर ये स्पिरिट है तो उनमें से कोई भी हीरो बन सकता है। और ड्रेल एक हीरो कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से निराशा में डूब गया है और रियलिटी को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है। तो इसलिए एक हीरो होने के नाते मुझे उसे रोकना ही पड़ेगा। मैं ड्रेल और डीमन किंग से बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, और यही वो कारण है जिस वजह से मैं हीरो बनने से खुद को नहीं रोक सकती। मैंने पहले ही एक बार क्विट करने का सोच लिया था, पर किसी ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। तो हम यहाँ देखते हैं क्लैन ने लूना को बचा लिया होता है, और क्योंकि हाइडन का किंग फर्नेस की इच्छा को पूरा नहीं कर पाया तो वो फर्नेस में गिरकर खुद ही जल जाता है। तब फर्नेस सीधा क्लैन पर हमला कर देता है, पर क्लैन अपनी पावर से लूना और खुद को बचा लेता है, और तभी फोर्स के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। तब डीमन किंग वार्डन ड्रेल को जल्द से जल्द फर्नेस तक पहुंचने के लिए कहता है, जिस वजह से एलिसिया ड्रेल को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है, और तभी वहाँ पर ग्रैट रॉड्स को लेकर आ जाता है, जो कि आसमान से ही अपनी आइस फेयर की मदद से ड्रेल पर हमला कर देता है, जिससे कि ड्रेल अपने ड्रैगन के साथ नीचे गिर जाता है। पर ड्रेल को फिर भी कुछ नहीं होता और वो रोड्स को लात मारकर दूर फेंक देता है, और जैसे अपनी तलवार से उस पर हमला करने लगता है, एलिसिया आकर उसे रोक देती है। तब रोड्स और एलिसिया ड्रेल को हराने के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया होता है कि वो अकेले उसे नहीं हरा पाएंगे। तब ड्रेल उन्हें समझाता है कि चाहे वो मिल भी जाएं, तब भी वो इस टाइम ड्रेल की फॉर्म को नहीं हरा पाएंगे। तब ड्रेल अपनी 2 आंखों को और खोल लेता है और सीधा एलिसिया और रॉड्स पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देता है, और वो दोनों चाहकर भी ड्रेल के हमले को नहीं रोक पा रहे होते। तब ड्रेल एलिसिया को जख्मी कर देता है, और जैसे उन पर दोबारा से हमला करने लगता है, वैसे ही एलिसिया रॉड्स को आइस बनाने के लिए कहती है। तब रॉड आइस को बनाकर ड्रेल की तरफ लॉन्च कर देता है, जिससे कि ड्रेल बच जाता है। पर हम देखते हैं उस आइस के ऊपर एलिसिया होती है। तब रॉड्स जमीन पर भी आइस का एक पहाड़ बना के ड्रेल के एक पैर को जकड़ लेता है, जिस वजह से एलिसिया को ड्रेल पर हमला करने का मौका मिल जाता है, और वो ड्रेल को बीच में से चीर देती है।
पर ड्रेल की पूरी बॉडी मैजिक ब्लड में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी तलवार एलिसिया पर हमला करके उसका वो हाथ काट देती है जिसमें हीरो की तलवार होती है। तो ड्रेल मैजिक ब्लड से अपनी बॉडी को फिर से बना लेता है। चाहे उम्मीद हो या फिर एफर्ट्स, सच्चाई के सामने ये सिर्फ झलावा है। जैसे कि एक मछली कभी भी ह्यूमन नहीं बन सकती, इसी तरह चाहे हम जितना मर्जी स्ट्रगल कर लें पर फिर भी हम ट्रू हीरोज नहीं बन सकते। इसका रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि हम लोग कभी भी हीरोज बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए थे। जिस टाइम हमें मैजिक को कास्ट करने के लिए स्टोन्स की जरूरत पड़ने लगी, तब से एटसिया की 5 ह्यूमन रेसेस बहुत ज्यादा कमजोर बन गई। ट्रू ह्यूमन रेस ने एक बार इस पूरी जगह पर राज किया था और उसके बाद वो गायब हो गए और पीछे हमें और कहानियों को छोड़ गए। हम ह्यूमन और डीमंस बस उनकी गेम के मोहरे हैं। तो अगर हमें इस चीज को खत्म करना है तो हमें हीरो की कहानी का हर एक टुकड़ा मिटाना होगा। तब ड्रेल उन पर हमला कर देता है, जिसे रोड अपनी सफियर को घुमाकर रोकने लगता है। तब यहाँ क्लैन को सब समझ आ जाता है। तो ये बात है, अब मुझे वार्डन का पर्पस पता लग गया है। अगर मैं सोचूं तो मैंने आज तक कभी भी ट्रू ह्यूमंस को देखा ही नहीं, जिसका मतलब वो तब गायब हो गए थे जब मैं डीमन किंग बना ही नहीं था। तो इसका मतलब ये बात 1000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। ज़विथर को इसके बारे में पता था पर उसने कभी भी मुझे इसके बारे में नहीं बताया। वैसे ये भी कितनी अजीब बात है कि वो चीज जिसके अंदर हीरो की कहानी के टुकड़े हैं वो ये बुक ऑफ टॉर है। किसी तरह मैं इसके टाइटल को पढ़ सकता हूँ और वो भी इस वजह से है क्योंकि मैं अपनी शैडो से इसकी लाइट को छीन रहा हूँ। वो फर्नेस मटेरियलाइज होते ही गायब हो गया। तो इसका मतलब ये है फर्नेस लॉर्ड की ट्रू फॉर्म। यकीन नहीं आ रहा कि एक मामूली सी बुक ने हाइडन के किंग को एशेस में कन्वर्ट कर दिया और उसे दोबारा से पैदा किया। क्या ये किसी तरह का कोई मैजिक है? क्या इसी के कारण एलिसिया ने मेरे खिलाफ स्वॉर्ड उठाई थी? क्या इसी की वजह से लूना चलने वाला था? क्या इसी की वजह से मैंने सिटीज को डिस्ट्रॉय किया और ह्यूमैनिटी को मारना चाहा? तब क्लैन जोर जोर से हंसने लगता है और उसे ये सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगता है। मैंने अपनी पूर्वजों की मेमोरीज को इनहेरिट नहीं किया, पर फिर भी जब मैं डीमन किंग बना तब मुझे लगा कि मुझे उस प्लेस को बचाना चाहिए। और ये सब कुछ एक एक्सटेंट रेस की डेड लेजेंड की वजह से था। बर्थ और डेस्टिनी में कोई कनेक्शन नहीं है। ये सब कुछ मीनिंगलेस है। अगर ये दुनिया तबाही से बनी है तो इसका मतलब मैं भी उसी चीज से बना हूँ। आखिरकार ये शब्द किसने कहे थे? क्या ये मैंने कहे हैं? लगता है मैं बोरियत की वजह से कुछ भी कहने लग गया हूँ। तब क्लैन लूना को नीचे रख देता है क्योंकि अब उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा होता और वो ये डिसाइड करता है कि वो अब सब कुछ छोड़ के अपने माउंटेन वापस चला जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो। तो अब हाइडन का सिर कटा हुआ किंग जिंदा हो गया है, जिसने अपने ही पोते को फोर्ज के अंदर डालने का फैसला कर लिया है। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार हाइडन का किंग ऐसा करना क्यों चाहता है और क्या क्लैन ऐसा होने देगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ एलिसिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार क्लैन ऐसा क्यों कह रहा है कि हाइडन का सिर कटा हुआ किंग लूना को फोर्ज में डालने वाला है। तो एलिसिया से मिलने लूना की मॉम आ जाती है और उससे बाकी हीरोज के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि एलिसिया के अलावा बाकी सभी हीरोज मर चुके हैं। पर उसे इस बात की खुशी होती है कि उनकी साइड एक हीरो है जो कि ड्रेल को रोकने की ताकत रखती है। तो एलिसिया प्रिंसेस को बताती है कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है, जिसे सुनकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है। तो एलिसिया प्रिंसेस को बताती है कि उसका बेटा अभी उसके एक साथी के पास है जो कि फोर्ज की तरफ गया है और ड्रेल भी वहीं जा रहा है, जिस वजह से एलिसिया को भी ड्रेल को रोकने के लिए वहां जाना पड़ेगा। तब प्रिंसेस अपने बच्चे के बारे में सोचकर एलिसिया के साथ चलने की जिद करने लगती है, जिस वजह से एलिसिया को उन्हें साथ लेकर जाना पड़ता है। तब हम यहाँ पर फोर्ज के अंदर का सीन देखते हैं। अब मैं इस बच्चे को फर्नेस लॉर्ड को ऑफर करने वाला हूँ। तब हाइडन के किंग के ये शब्द सुनते ही वो फोर्ज पूरी तरह से खुल जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है और जैसे ही क्लैन उसके अंदर एक पत्थर को फेंकता है वैसे ही वो पत्थर जलकर राख हो जाता है, जिस वजह से क्लैन हाइडन के किंग को रोक देता है। आखिरकार तुमने अपने ग्रैंड चाइल्ड को अच्छे से क्यों नहीं पकड़ा है? क्या ये तुम्हारा असली ग्रैंडसन नहीं है? तब हाइडन का किंग कहता है, ये मेरा ही ग्रैंडसन है जिसके अंदर रॉयल ब्लड है। तब क्लैन कहता है, अगर ऐसी बात है तो आखिरकार तुम इसे मारना क्यों चाहते हो? क्या ह्यूमन वर्ल्ड में ये सब कुछ कॉमन है कि अपने ग्रैंड चाइल्ड को इस तरह कचरे की तरह मार दिया जाए? तो हाइडन का किंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी मेरी बॉडी मेरी मर्जी से मूव नहीं कर रही है, बल्कि ये इस टाइम इस फर्नेस की कमांड मान रही है। जो लोग किंग बनने के लिए पैदा होते हैं उन्हें पहले यहाँ पर एशेस में कन्वर्ट होना पड़ता है और तब उन्हीं एशेस से दोबारा से किंग का जन्म होता है। और यही रिवाज है जो पुराने समय से अब तक चलता आ रहा है।
पहले हम नेमिंग सेरेमनी रखते हैं और उसके बाद इस फर्नेस के अंदर उसका ट्रू नेम, ताकि ये कभी भी फर्नेस की मर्जी को मना ना कर सके। इस बच्चे का पब्लिक नेम हाइडेंड्रियस 6 है, पर इसका असली नाम टॉट है, पर अभी भी इसका असली नाम फर्नेस के अंदर मार्क नहीं हुआ है, जिस वजह से ये फर्नेस की मर्जी से खुद फ्लेम्स के अंदर नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं इसकी ऐसा करने में मदद कर रहा हूँ। तब क्लैन कहता है, तो इसका मतलब तुम भी कभी एशेस में कन्वर्ट हुए थे और उसके बाद फर्नेस के अंदर दोबारा से पैदा हुए, और यही वो कारण है जिस वजह से तुम्हारी सिर कटी हुई बॉडी भी आज तक काम कर रही है। तब हाइडन का किंग कहता है, मेरे बेटे और इस बच्चे के बाप ने फर्नेस की आवाज की डर से सुसाइड कर लिया, क्योंकि मैंने उसे सच्चाई पहले ही बता दी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि वो अपना पाथ खुद चुने। पर वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस दुनिया में सभी की तकदीरें जन्म लेते ही लिख दी जाती हैं, जिन्हें कोई नहीं बदल सकता, और यही इस जगह एटसिया का लॉ है। जब एक किंग मर जाता है तब हम अगले को क्राउन पहना देते हैं। तो इसलिए अगर हमें इस कर्स को तोड़ना है तो हमें इसे पूरी तरह से नष्ट करना पड़ेगा। तो हाइडन का किंग अपने ग्रैंडसन को फर्नेस के अंदर फेंक देता है और यहाँ ड्रेल फर्नेस की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि वो उसके अंदर की चीज को एक्सट्रैक्ट कर सके और उसके बाद इस दुनिया को तबाह कर सके। तब यहाँ एलिसिया प्रिंसेस को उठा लेती है और फर्नेस की तरफ बढ़ने लगती है। मैं किंग नहीं हूँ तो इसलिए मुझे सच नहीं बताया गया, पर मेरे पति ने मरते टाइम मुझसे कुछ शब्द कहे थे जो कि मेरे दिमाग में आज तक घूम रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इस टाइम कोई भी ट्रू हीरो नहीं है और जो अभी के हीरोज हैं उनके पास डीमन किंग को हराने की ताकत ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उन्होंने ऐसा कहा क्यों था। असलियत में 1000 साल की हिस्ट्री के रिकॉर्ड में भी किसी भी हीरो ने किसी भी डीमन किंग को नहीं हराया है, और वैसे भी पुराने रिकॉर्ड्स के ऊपर भरोसा करना बेवकूफी है। तो आखिरकार ये हीरो की कहानी है क्या? आखिरकार कहाँ है वो प्रूफ जो ये बता सकता है कि चालू डीमन किंग्स को हराकर हमारा वर्ल्ड सच में एक्सपैंड होगा? आखिरकार ये कहानी बनाई किसने है? मेरे हस्बैंड ने कभी भी इन सवालों का जवाब दिया ही नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है कि एक किंग को सच्चाई पता होती है पर फिर भी वो उसे छुपाते हैं। तो अगर ये सच है कि डीमन किंग को हीरोज नहीं हरा सकते तो तुम तेरा को ऐसे भेजना बिल्कुल गलत था, और अगर ऐसा करने के पीछे भी कोई रीजन था तो फिर भी उन्हें सच्चाई बतानी चाहिए थी और कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी जिससे जीत पॉसिबल हो सके ताकि मासूम लोगों की जान ना जाए। मैं अपने बेटे को ऐसा किंग कभी नहीं बनने दूंगी। मुझे कॉम्प्लेक्स मैटर्स कभी समझ नहीं आते हैं, पर मुझे इतना पता है कि चाहे हीरो की कहानी सच्ची हो या ना हो, पर हम लोग 4 डीमन किंग्स को हराकर इस दुनिया को एक्सपैंड जरूर कर सकते हैं। किसी अनजान चीज को जानना और स्ट्रेंथ के पीछे भागना ह्यूमैनिटी के नेचर में है, जिसे सप्रेस नहीं किया जा सकता। चाहे मुझे नहीं पता कि हीरो होना किसे कहते हैं, पर मुझे इतना लगता है कि हीरोज वो होते हैं जो अपनी डेस्टिनी को फेस करते हैं, चाहे ह्यूमंस हो या बीस्ट। अगर उनके अंदर ये स्पिरिट है तो उनमें से कोई भी हीरो बन सकता है। और ड्रेल एक हीरो कहलाने के लायक नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह से निराशा में डूब गया है और रियलिटी को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है। तो इसलिए एक हीरो होने के नाते मुझे उसे रोकना ही पड़ेगा। मैं ड्रेल और डीमन किंग से बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और यही वो कारण है जिस वजह से मैं हीरो बनने से खुद को नहीं रोक सकती। मैंने पहले ही एक बार क्विट करने का सोच लिया था, पर किसी ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। तो हम यहाँ देखते हैं क्लैन ने लूना को बचा लिया होता है और क्योंकि हाइडन का किंग फर्नेस की इच्छा को पूरा नहीं कर पाया तो वो फर्नेस में गिरकर खुद ही जल जाता है। तब फर्नेस सीधा क्लैन पर हमला कर देता है, पर क्लैन अपनी पावर से लूना और खुद को बचा लेता है और तभी फोर्ज के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। तब डीमन किंग वार्डन ड्रेल को जल्द से जल्द फर्नेस तक पहुंचने के लिए कहता है, जिस वजह से एलिसिया ड्रेल को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है और तभी वहाँ पर ग्रैट रॉड्स को लेकर आ जाता है जो कि आसमान से ही अपनी आइस फेयर की मदद से ड्रेल पर हमला कर देता है, जिससे कि ड्रेल अपने ड्रैगन के साथ नीचे गिर जाता है। पर ड्रेल को फिर भी कुछ नहीं होता और वो रोड्स को लात मारकर दूर फेंक देता है और जैसे अपनी तलवार से उस पर हमला करने लगता है एलिसिया आकर उसे रोक देती है। तब रोड्स और एलिसिया ड्रेल को हराने के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया होता है कि वो अकेले उसे नहीं हरा पाएंगे। तब ड्रेल उन्हें समझाता है कि चाहे वो मिल भी जाए तब भी वो इस टाइम ड्रेल की फॉर्म को नहीं हरा पाएंगे। तब ड्रेल अपनी 2 आंखों को और खोल लेता है और सीधा एलिसिया और रॉड्स पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देता है और वो दोनों चाह कर भी ड्रेल के हमले को नहीं रोक पा रहे होते। तब ड्रेल एलिसिया को जख्मी कर देता है और जैसे उन पर दोबारा से हमला करने लगता है वैसे ही एलिसिया रॉड्स को आइस बनाने के लिए कहती है। तब रॉड आइस को बनाकर ड्रेल की तरफ लॉन्च कर देता है जिससे कि ड्रेल बच जाता है, पर हम देखते हैं उस आइस के ऊपर एलिसिया होती है। तब रॉड्स जमीन पर भी आइस का एक पहाड़ बना के ड्रेल के एक पैर को जकड़ लेता है, जिस वजह से एलिसिया को ड्रेल पर हमला करने का मौका मिल जाता है और वो ड्रेल को बीच में से चीर देती है।
पर ड्रेल की पूरी बॉडी मैजिक ब्लड में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी तलवार एलिसिया पर हमला करके उसका वो हाथ काट देती है जिसमें हीरो की तलवार होती है। तब ड्रेल मैजिक ब्लड से अपनी बॉडी को फिर से बना लेता है। चाहे उम्मीद हो या फिर एफर्ट्स, सच्चाई के सामने ये सिर्फ झलावा है। जैसे कि एक मछली कभी भी ह्यूमन नहीं बन सकती, इसी तरह चाहे हम जितना मर्जी स्ट्रगल कर लें पर फिर भी हम ट्रू हीरोज नहीं बन सकते। इसका रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि हम लोग कभी भी हीरोज बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए थे। जिस टाइम हमें मैजिक को कास्ट करने के लिए स्टोन्स की जरूरत पड़ने लगी, तब से एटसिया की 5 ह्यूमन रेसेस बहुत ज्यादा कमजोर बन गई। ट्रू ह्यूमन रेस ने एक बार इस पूरी जगह पर राज किया था और उसके बाद वो गायब हो गए और पीछे हमें और कहानियों को छोड़ गए। हम ह्यूमन और डीमंस बस उनकी गेम के मोहरे हैं। तो अगर हमें इस चीज को खत्म करना है तो हमें हीरो की कहानी का हर एक टुकड़ा मिटाना होगा। तब ड्रेल उन पर हमला कर देता है, जिसे रोड अपनी सफियर को घुमाकर रोकने लगता है। तब यहाँ क्लैन को सब समझ आ जाता है। तो ये बात है, अब मुझे वार्डन का पर्पस पता लग गया है। अगर मैं सोचूं तो मैंने आज तक कभी भी ट्रू ह्यूमंस को देखा ही नहीं, जिसका मतलब वो तब गायब हो गए थे जब मैं डीमन किंग बना ही नहीं था। तो इसका मतलब ये बात 1000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। ज़विथर को इसके बारे में पता था पर उसने कभी भी मुझे इसके बारे में नहीं बताया। वैसे ये भी कितनी अजीब बात है कि वो चीज जिसके अंदर हीरो की कहानी के टुकड़े हैं वो ये बुक ऑफ टॉर है। किसी तरह मैं इसके टाइटल को पढ़ सकता हूँ और वो भी इस वजह से है क्योंकि मैं अपनी शैडो से इसकी लाइट को छीन रहा हूँ। वो फर्नेस मटेरियलाइज होते ही गायब हो गया। तो इसका मतलब ये है फर्नेस लॉर्ड की ट्रू फॉर्म। यकीन नहीं आ रहा कि एक मामूली सी बुक ने हाइडन के किंग को एशेस में कन्वर्ट कर दिया और उसे दोबारा से पैदा किया। क्या ये किसी तरह का कोई मैजिक है? क्या इसी के कारण एलिसिया ने मेरे खिलाफ स्वॉर्ड उठाई थी? क्या इसी की वजह से लूना चलने वाला था? क्या इसी की वजह से मैंने सिटीज को डिस्ट्रॉय किया और ह्यूमैनिटी को मारना चाहा? तब क्लैन जोर जोर से हंसने लगता है और उसे ये सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगता है। मैंने अपनी पूर्वजों की मेमोरीज को इनहेरिट नहीं किया, पर फिर भी जब मैं डीमन किंग बना तब मुझे लगा कि मुझे उस प्लेस को बचाना चाहिए और ये सब कुछ एक एक्सटेंट रेस की डेड लेजेंड की वजह से था। बर्थ और डेस्टिनी में कोई कनेक्शन नहीं है। ये सब कुछ मीनिंगलेस है। अगर ये दुनिया तबाही से बनी है तो इसका मतलब मैं भी उसी चीज से बना हूँ। आखिरकार ये शब्द किसने कहे थे? क्या ये मैंने कहे हैं? लगता है मैं बोरियत की वजह से कुछ भी कहने लग गया हूँ। तब क्लैन लूना को नीचे रख देता है क्योंकि अब उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा होता और वो ये डिसाइड करता है कि वो अब सब कुछ छोड़ के अपने माउंटेन वापस चला जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो। तो अब ड्रेल की वजह से क्लैन को पता लग गया है कि ये पूरी दुनिया एक झूठ पर टिकी है और वो भी किसी के इशारों पर काम कर रहा है, जिस वजह से उसे सब कुछ बेकार लगने लग गया है और उसने ये डिसाइड किया है कि अब वो सब कुछ छोड़ के वापस चला जाएगा। तो क्या इसका मतलब ड्रेल अब पूरी दुनिया को तबाह कर देगा या फिर लूना इस बार फिर से इस दुनिया को बचाने का रीजन बनेगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ बोलेट और हाइडन की आर्मी आपस में लड़ रही होती है और सच्चाई जानकर क्लैन का वहाँ रहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता, जिस वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम सच में वापस जा रहे हो? तो नौकर, तुम अभी भी जिंदा हो। मुझे पता चल गया है कि ड्रेल और वार्डन किस चीज के पीछे हैं और मेरे पास उन्हें रोकने का कोई रीजन नहीं है। तो इसलिए अगर वो हीरोज के सारे निशानों को मिटाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने दो। अब इस दुनिया को क्या होता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे ये सब कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं लूना की बात कर रही हूँ। क्या तुमने लूना की आंखें देखी है? क्या तुम उसकी आंखों में देखकर ये कह सकते हो कि ये दुनिया ग्रे है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रू ह्यूमैनिटी क्या है और ना ही मुझे इससे फर्क पड़ता है कि ट्रू हीरो क्या है। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि पुरानी कहानियां हमें धोखा दे रही थी। जो लोग इस दुनिया से गायब हो चुके हैं उन लोगों को हमें इंफीरियर रेस कहने का कोई हक नहीं है। उसकी आंखों में देखो क्लैन, आखिरकार उसमें तुम्हें कौन सा कलर दिखाई देता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसकी आंखें एक इंफीरियर रेस की है? क्या ये वही आंखें नहीं थी जिसे देखकर तुम उसे बड़ा होता हुआ देखना चाहते थे? तब हम यहाँ देखते हैं लूना अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और रोते रोते क्लैन के पास पहुँच जाता है। तब यहाँ एलिसिया भी ड्रेल की तरफ बढ़ने लगती है और क्लैन से लूना की आंखों का कलर पूछ रही होती है, जिस वजह से क्लैन लूना को गोद में उठा लेता है और उसकी आंखों का कलर एलिसिया को बताता है। अब ये तुम्हारा अंत है स्वॉर्ड मास्टर की बेटी, तुम बस एक फॉल्स हीरो हो। तब ड्रेल एलिसिया पर हमला करने लगता है पर तभी नेल उसके ऊपर एक बड़ा सा पिलर फेंक देती है। मुझे फॉल्स हीरो होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
और ना ही मुझे रियल हीरो बनने की जरूरत है, क्योंकि मैं जैसी भी हूँ मैं एक हीरो हूँ। तब ड्रेल एलिसिया पर हमला कर देता है, जिससे कि एलिसिया बच जाती है और अपने मैजिक ब्लड से अपनी तलवार और हाथ को दोबारा से बुला लेती है, जिस वजह से वो फिर से ड्रेल के ऊपर हमला कर देती है और वहाँ पर एक धमाका होता है। तब ड्रेल के हाथ पर लगा हुआ ड्रैगन का मुखौटा नीचे गिर जाता है, पर उसे फिर भी कुछ नहीं होता और यहाँ एलिसिया का कट की वजह से खून निकलने लगता है, जिससे कि वो नीचे गिरने लगती है। तो ये एक फॉल्स हीरो की लिमिट है, तुम तो कोई विश को पूरी नहीं कर पाई हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ भी ट्रू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने अपनी लिमिट्स खुद डिसाइड की थी, जिस वजह से तुम एक हीरो कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हारे हिसाब से कहानियाँ झूठी है ना, पर सच्चाई तो ये है कि तुम ही वर्दी नहीं थे। और हाँ, मैं तुम्हें एक और चीज बता देती हूँ, मैं तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारी तलवार पर हमला कर रही थी। तब हम देखते हैं ड्रेल जैसे एलिसिया पर हमला करने लगता है वैसे ही उसकी तलवार टूट जाती है, और ये इस वजह से हुआ होता है क्योंकि एलिसिया को तलवार में से एक आवाज सुनाई दे रही होती है और उसी आवाज आने वाली जगह पर मारकर एलिसिया उस तलवार को तोड़ पाई होती है, क्योंकि उस जगह पर प्रिंसेस ने तलवार को तोड़ने वाला हथौड़ा मारा होता है। तब एलिसिया नीचे गिर जाती है। चलो अब देखते हैं क्या होता है। इसकी पूरी बॉडी मैजिक ब्लड से बनी है और इस मैजिक ब्लड का ट्रू ओनर कहीं और है। तो चलो देखते हैं कि वो ट्रू ओनर उस पर्सन के बारे में क्या सोचता है जो कि अब अपनी तलवार टूटने की वजह से कमजोर हो गया है। तब हम देखते हैं ड्रेल तबाह होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से उसकी स्किन तबाह हो जाती है और उसकी मसल्स भी धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। तब ड्रेल मार्गो को याद करने लगता है और उसे दिखाई देता है कि मार्गो उससे दूर जा रहा है और यहाँ ड्रेल की पूरी बॉडी तबाह हो जाती है, जिस वजह से चारों तरफ वार्डियन का मैजिक ब्लड फैल जाता है। ड्रेल के साथ आखिरकार लड़ाई खत्म हो चुकी है, पर डेमन किंग वार्डन अभी भी जिंदा है, तो इसलिए अगर वो यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। चिंता मत करो, वो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि मैजिक ब्लड के अंदर कोई पावर नहीं होती। तब हम यहाँ देखते हैं क्लैन लूना को लेकर बाहर आ गया होता है और प्रिंसेस अपने बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाती है और लूना भी उसे पुकारने लगता है, जिस वजह से प्रिंसेस लूना की तरफ बढ़ने लगती है। तब क्लैन प्रिंसेस को रोक देता है और एलिसिया इस चीज के लिए क्लैन को मना करने लगती है। किंग अब वापिस आ चुका है, तो इसलिए अब किंग को खुद ही वापिस जाना होगा। तब क्लैन लूना को नीचे रख देते हैं और सभी लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं कि लूना अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। तब लूना धीरे धीरे अपनी मॉम की तरफ बढ़ने लगता है, जिस वजह से सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं और लूना की माँ अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। तो ये देखकर एलिसिया भी बहुत खुश हो जाती है और जख्मी होने की वजह से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से रॉड्स उसकी मदद करने आ जाता है। पर एलिसिया उसे सबसे पहले सबको ड्रेल की मौत की खबर देने के लिए कहती है ताकि ये लड़ाई रुक सके, जिस वजह से रोड्स ड्रेल की टूटी हुई तलवार को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ क्लैन ने बुक ऑफ टॉर को अपने पास रख लिया होता है ताकि वो उसकी हकीकत के बारे में जान सके। तब वहाँ पर वार्डन एक छिपकली की फॉर्म में आया होता है और क्लेविटिस को बताता है कि टॉर बहुत जल्दी जागने वाला है, पर क्लेविटिस इसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाह रहा होता क्योंकि वार्डन उसका दुश्मन बन गया होता है, जिस वजह से वो उस छिपकली को तबाह कर देता है। लगता है अभी मुझे इस दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है। तरोड़ सभी को बताने लगता है कि ड्रेल अब हार चुका है और बॉलेट की आर्मी ड्रेल की टूटी हुई तलवार को देखकर अपनी पूरी आर्मी को पीछे हटने के लिए कहती है, जिस वजह से सारे सोल्जर्स वापस जाने लगते हैं और ग्रैट भी ये सब कुछ देख के वापस जाने लगता है। तब यहाँ एस्लिन की आर्मी हाइडन की तरफ बढ़ रही होती है और कुछ लोग उस सफियर के पास होते हैं जहाँ पर क्लेविटिस की बॉडी होती है। तब एक बंदा किसी को भी उस सफियर को टच करने से मना करता है। इसके अंदर जो भी है वो अभी भी जिंदा है और वो इस टाइम बाहर नहीं निकलना चाहता, जिस वजह से किसी को भी इसके करीब आने की अनुमति नहीं है। तब यह नेल एलिसिया की मरहम पट्टी कर देती है। ये अच्छी बात है कि मैं मूव कर सकती हूँ, पर ये दर्द अभी भी कम नहीं हो रहा है और ऊपर से मेरे पेट की इंजरी भी बहुत दर्द कर रही है। मैंने तुम्हारे ज्यादा खतरनाक जख्मों को भर दिया है, पर तुम्हें अभी भी दर्द जरूर होगा और मैंने तुम्हारी बॉडी से ब्लड निकलना इसलिए नहीं रोका ताकि किसी को भी तुम पर शक ना हो। मैं चाहता हूँ कि ये पावर आगे भी सीक्रेट बनी रहे। ये सब कुछ तो ठीक है क्लैन, पर तुम्हें क्या लगता है जो ड्रेल ने कहा था क्या वो सच है? मुझे इस बारे में नहीं पता है, मुझे बस एक नाम टॉर के बारे में पता है और ये पता है कि वो बुक जनरेशन से हाइडन के किंग्स को मैनिपुलेट कर रही थी। सच्चाई पक्का हीरोज की कहानी में कहीं होगी, पर वो वाली कहानी नहीं है जो हमें पता है। हमें असली कहानी को ढूंढना
ढूंढना पड़ेगा। जो बुक मुझे मिली है उसके साथ एक की है, पर उस की से वो बुक नहीं खुलती। तो इसका मतलब वो की किसी और बुक की है। अभी तो मुझे यही लगता है, और ऊपर से हम उस बुक को जबरदस्ती भी नहीं खोल सकते, तो हमें बाकी बुक्स को ढूंढना पड़ेगा। पर हमें ये नहीं पता कि और कितनी बुक्स हैं। तब एक बंदा उन सभी को कैसल बुलाने आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं कैसल में लूना थ्रोन के ऊपर बैठकर खेल रहा होता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको पता होगा कि मैंने आपको क्यों बुलाया है। आप सभी ने इस नेशन को डिस्ट्रक्शन से बचाया है, इसलिए मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। तब नेल प्रिंसेस से माफी मांगने लगती है, जिस वजह से प्रिंसेस इसका कारण पूछने लगती है। ये ऐसा रिएक्ट इसलिए कर रही है क्योंकि ये एक कॉमनर है और इसे लगता है कि इसने फ्यूचर किंग को दूध पिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिस वजह से अब ये माफी मांग रही है। तब प्रिंसेस नेल के पास चली जाती है और उसे बताती है कि उसे ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने लूना को दूध पिलाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। तब प्रिंसेस नेल को इसके लिए थैंक यू कहने लगती है। तो चलिए आप बताइए, आप तीनों को क्या चाहिए? मैं वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ जो मैं दे सकती हूँ। जिसे सुनकर क्लैन खुश हो जाता है। क्या आप कुछ भी दे सकती हैं? तो ये सुनते ही एलिसिया डर जाती है। तो अगर आप कुछ भी दे सकती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं लूना का मैजिक टीचर बनूं। और गाइस इसी के साथ ये सीजन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको ये वाला सीजन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जैसे ही सेकंड सीजन आता है उसके फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अगले सीजन के फर्स्ट एपिसोड को देख पाओ।